नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार रीजनिंग के सेशन में, जिसमें मैं आज आप सभी को रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डाइस कंप्लीट कराने जा रहा हूं। इस क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा डाइस सिखाने जा रहा हूं। आप सभी को आज के बाद इस चैप्टर को कहीं पर अलग से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि डाइस के अंदर टोटल 5 क्लासेस होती हैं, जिसमें मैं 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन के नियर अबाउट सॉल्व कराता हूं। और इन 150 क्वेश्चंस में साथियों आप सभी को कंप्लीट 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 डाइस मिलने वाला है। तो आप सभी अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास को अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे से रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर के गुरुजी विद्यापीठ एप्लीकेशन को, जिसमें रीजनिंग का ये सिलेक्शन बैच 799 रुपए में आप सभी को मिलने जा रहा है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं डाइस की क्लास को, पासे की क्लास को। साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइस कहते किसे। बिना किसी टाइम गवाए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूं। देखिए, इस तरीके से आपको मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं और इसके बाद आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं बचने वाला इस चैप्टर से रिलेटेड। मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग इन दोनों के चैप्टर वाइज वीडियो आपको इस चैनल पर प्लेलिस्ट के द्वारा बना करके डालने वाला हूं। तो आप सभी चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने साथियों के साथ, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी टाइम गवाए। सबसे पहले समझते हैं बच्चों, डाइस कहते किसे हैं, पासा कहते किसे हैं। डाइस किसे कहते हैं, पासा किसे कहते हैं। आप सभी ने बच्चों बचपन में एक खेल खेला होगा, लूडो। बचपन में आप सभी ने एक खेल खेला होगा, लूडो। इस लूडो के अंदर एक क्यूब यूज की जाती है जिसे हिंदी में घन कहा जाता है, और इसी क्यूब को मेरे प्यारे बच्चों डाइस कहते हैं। लूडो में यूज होने वाली क्यूब को ही पासा कहा जाता है। क्लियर है? इस क्यूब के अंदर आप सभी ने एक बात नोटिस की होगी कि इस क्यूब के अंदर 1 से लेकर के 6 तक के नंबर लिखे होते हैं। 1 से लेकर 6 तक की संख्या लिखी होती है, 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे होते हैं। और अगर नंबर नहीं है तो किसी किसी डाइस में ए से लेकर के एफ तक के अल्फाबेट लिखे होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ए से लेकर एफ तक के अल्फाबेट लिखे होते हैं। और अगर अल्फाबेट भी नहीं लिखे हैं तो डॉट लगी होती हैं। डॉट कैसे? ए के लिए 1 डॉट, 2 के लिए 2 डॉट, 3 के लिए 3 डॉट, 4 के लिए 4 डॉट, 5 के लिए 5 डॉट और 6 के लिए साथियों 6 डॉट। 6 के लिए कितनी डॉट? 6 के लिए 6 डॉट। तो या तो आपको नंबर रखे हुए दिखाई देंगे, या तो आपको अल्फाबेट रखी हुई दिखाई देंगी, या फिर आपको डॉट रखे हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये जो नंबर हैं, ये जो अल्फाबेट हैं और ये जो डॉट हैं, ये अलग अलग सरफेस पर, यानी हर एक सरफेस पर अलग अलग बने होते हैं। जैसे 6 नंबर दिखे हैं तो इन 6 नंबर के लिए 6 सरफेस चाहिए। एक नंबर एक सरफेस पर, दूसरा नंबर दूसरी सरफेस पर। जैसे अल्फाबेट हैं ए से एफ तक तो इनके लिए भी 6 सरफेस चाहिए, और अगर डॉट हैं तो इनके लिए भी 6 सरफेस चाहिए। तो बच्चों, मैं कह सकता हूं कि डाइस के अंदर टोटल कितनी सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है? तो 6 सरफेस यानी 6 सतह इसमें रिक्वायर होती हैं। 6 सतह इसमें चाहिए। टोटल कितनी सरफेस चाहिए? तो टोटल 6 सरफेस डाइस के अंदर चाहिए होती हैं, जिसमें हर एक नंबर, हर एक डॉट, हर एक अल्फाबेट एक अलग अलग सतह पर मेरे प्यारे बच्चों बना होता है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि डाइस में टोटल कितनी सरफेसेस होती हैं? तो डाइस में टोटल 6 सरफेस होती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं डाइस की आकृति को किसी पेपर पर बनाता हूं, जब मैं डाइस की आकृति को, डाइस की इमेज को किसी पेपर पर बनाता हूं, तो एट अ टाइम मेरे को केवल 3 सरफेस ही दिखाई देती हैं। होती कितनी है? होती 6 हैं। लेकिन जब मैं इसकी आकृति को किसी पेपर पर बना रहा हूं तो मुझे एट अ टाइम केवल 3 सरफेस ही दिखाई देती हैं। कौन कौन सी 3 सरफेस? एक ये ऊपर वाली टॉप सरफेस हो गई, ये सामने वाली फ्रंट सरफेस हो गई,
ये राइट साइड वाली राइट सरफेस हो गई। यानी जब मैं पेपर पर किसी डाइस की आकृति को बना रहा हूं तो मेरे को केवल 3 सरफेस यानी 3 सतह ही मेरे को शो हो रही हैं। 3 सरफेस, 3 सतह, सतह या फलक भी इसे बोल देते हैं। तो 3 सरफेस या 3 सतह ही मेरे को केवल शो होती हैं। ठीक है, होती कितनी है टोटल? होती 6 हैं। दिखाई कितनी दे रही हैं? दिखाई 3 दे रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 3 सरफेस हमारी हिडन है बच्चों। दिखाई जब हमें 3 दे रही हैं तो इसका मतलब यह है कि 3 सरफेस हमारी हिडन है। हिडन कौन कौन सी है? एक सरफेस इस साइड वाली है जिसे क्या नाम देंगे? लेफ्ट सरफेस। एक सरफेस पीछे की तरफ है जिसे क्या नाम देंगे? बैक सरफेस। एक सरफेस नीचे की तरफ है जिसे क्या नाम देंगे? बॉटम सरफेस। यानी बैक सरफेस, ये लेफ्ट सरफेस और ये बॉटम सरफेस, ये 3 सरफेस ऐसी हैं, ये 3 सतह ऐसी हैं बच्चों जो छुपी हुई हैं। यानी कितनी छुपी हुई हैं? शो कितनी हो रही है? 3। तो हिडन कितनी है? छुपी हुई कितनी सरफेस हुई बच्चों? तो छुपी हुई भी 3 सरफेस ही होती हैं, 3 सरफेस होती हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि डाइस का जो क्वेश्चन है वो इन्हीं हिडन सरफेसेस के ऊपर पूछा जाता है। डाइस का जो क्वेश्चन बनता है ना बच्चों, वो इन्हीं 3 हिडन सरफेसेस के ऊपर बनता है। यानी हमें डाइस में इन्हीं छुपी हुई सतह को निकाल करके बताना होता है। ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलूंगा। तो डाइस में हमें यही छुपी हुई सरफेसेस निकाल करके बतानी होती हैं। अब मुद्दा यह है कि इन 3 छुपी हुई सरफेसेस को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों फाइंड कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, हमारी जो शो हो रही हैं सरफेस, जो हमारी शो हो रही हैं सरफेस, वो कौन कौन सी हो रही हैं? एक तो टॉप सरफेस शो हो रही थी, एक हमारी राइट सरफेस शो हो रही थी और एक हमारी फ्रंट सरफेस शो हो रही थी। ये 3 हमें दिखाई दे रही हैं, सामने वाली सतह, दाईं सतह और फ्रंट सतह। ये 3 सरफेस हमें दिखाई दे रही है ना बच्चों, ये 3 सरफेस हमें दिखाई दे रही हैं। अब जो हमारी छुपी हुई हैं, जो हमारी हिडन सरफेस हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो देखो, एक हमारी हो गई बॉटम सरफेस, एक हमारी हो गई बॉटम सरफेस, एक हमारी हो गई लेफ्ट सरफेस और एक हमारी हो गई बैक सरफेस। ये 3 ऐसी हो गई जो हिडन है, ये 3 ऐसी हो गई जो टॉप हैं। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि क्वेश्चन किस पर पूछा जाएगा। क्वेश्चन हमेशा इस हिडन सरफेस के ऊपर पूछा जाता है। क्वेश्चन ऑलवेज इन छुपी हुई सतह को ही निकालने के बारे में पूछता है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम इसे? बहुत सरल है। कैसे? जो भी सरफेस, जो भी सतह हमें दिखाई दे रही है, अगर हम उसका अपोजिट निकाल लें तो बाय डिफॉल्ट हम छुपी हुई सरफेसेस को ही फाइंड कर लेंगे बच्चों। कैसे? अगर मैं टॉप सरफेस का अपोजिट निकाल लूं तो देखो, टॉप सरफेस का अपोजिट क्या होगा? बॉटम। तो अगर मैं टॉप का अपोजिट निकाल लूं तो मैं बाय डिफॉल्ट बॉटम को निकाल लूंगा। यानी अगर मैं टॉप का अपोजिट निकाल लूं तो बॉटम को निकाल लूंगा, राइट का अपोजिट निकाल लूं तो लेफ्ट को निकाल लूंगा, फ्रंट का अपोजिट निकाल लूं तो बैक को निकाल लूंगा। कहने का मतलब यह है कि दिखने वाली सतह का अगर मैं बच्चों अपोजिट निकाल लूं तो मैं बाय डिफॉल्ट किसे निकाल लूंगा? दिखने वाली सरफेस का अगर मैं अपोजिट निकाल लूं तो मैं बाय डिफॉल्ट छुपी हुई सरफेसेस को निकाल लूंगा। बस इतना काम हमें करना होता है इस डाइस चैप्टर के अंदर। इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि डाइस कहते किसे हैं। तो आप सभी ने सीखा, लूडो में यूज होने वाले क्यूब को डाइस कहा जाता है। डाइस के अंदर या तो 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, या ए से लेकर एफ तक के लेटर होते हैं, या 1 डॉट से लेकर 6 डॉट तक की डॉट लगी रहती हैं। ये सारे के सारे नंबर, सारी की सारी अल्फाबेट, सारी की सारी डॉट अलग अलग सरफेसेस पर बनी होती हैं। तो इसलिए हमें डाइस में टोटल 6 सरफेस, 6 सतह या 6 फलक की जरूरत होती है। तो डाइस के अंदर कितनी सरफेस होती हैं? 6 सरफेस। लेकिन जब हम डाइस की फिगर को किसी पेपर पर बनाते हैं तो एक समय पर केवल हमें 3 सरफेस दिखाई देती हैं और 3 सरफेस ही हमारी छुपी हुई होती हैं।
तो डाइस का क्वेश्चन हमेशा उन छुपी हुई सरफेसेस को निकालने के ऊपर बनता है। अब उन्हें निकाला कैसे जाता है? जो भी सतह हमें दिखाई दे रही है बच्चों, अगर हम उसका अपोजिट निकाल लें, उसका विपरीत निकाल लें, तो बेसिकली हम उन छुपी हुई सतह को, उन हिडन सरफेसेस को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे टॉप का अपोजिट बॉटम, राइट का अपोजिट लेफ्ट, फ्रंट का अपोजिट बैक। तो हमें फोकस किस पर करना है? अपोजिट निकालने पर। किसका अपोजिट निकालने पर? शो होने वाली सरफेसेस का अपोजिट निकालने पर। मेरे ख्याल से आप सभी ये बेसिक इंट्रोडक्शन डाइस का सीख गए होंगे। अब हम चलते हैं डाइस के सिलेबस की तरफ। साथियों, जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि उस चैप्टर में कितने तरह के सवाल बनते हैं, किस किस टाइप के सवाल बनते हैं, और हम उन्हें कैसे बड़ी ही सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी कॉपी पेन लेकर के ये पूरा मजमा नोट करते चलिएगा, और आज के बाद आपको कभी भी डाइस चैप्टर, रीजनिंग के किसी भी चैप्टर की, मैथ के किसी भी चैप्टर की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप सभी नोट करिए डाइस का सिलेबस। डाइस के अंदर टोटल 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें टाइप 1 कह रहा है कि जब आपको डाइस की केवल एक आकृति दी जाएगी तब आप कैसे सवाल सोल्व करेंगे। टाइप 2 कह रहा है जब आपको डाइस की पासे की 2 आकृतियां दी जाएंगी तो कैसे आप सवाल सोल्व करेंगे। टाइप 3 कह रहा है कि जब आपको 2 से अधिक आकृति डाइस की दी जाएंगी तो आप कैसे सवाल सोल्व करेंगे। टाइप 4 कह रहा है कि जब आपको ओपन डाइस दे दिया जाएगा तो आप कैसे सवाल सोल्व करेंगे। और टाइप 5 कह रहा है कि जब आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उस क्वेश्चन के द्वारा डाइस बनाना पड़ेगा, यानी रेखीय पासे नॉर्मल क्वेश्चन के द्वारा आपको डाइस बनाना पड़ेगा, तो आप कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे। और टाइप 6 में हम सोल्व करेंगे, जब सब कुछ सीख लेंगे उसके बाद हम सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, PYQ को। साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और सबसे पहले मैं आपको टाइप 2 से शुरू करने वाला हूं। अब आप बोलोगे सर टाइप 1 से क्यों नहीं? बच्चों, ये जो टाइप 2 है ना, ये बैकबोन है पूरे डाइस की। अगर आपने इस टाइप 2 को समझ लिया बहुत अच्छे से, तो आप ये समझिए कि आप पूरा का पूरा डाइस सीख गए हैं। टाइप 2 के अंदर 3 तरह के सवाल बनते हैं। फर्स्ट केस, जब 1 नंबर कॉमन हो। सेकंड केस, जब 2 नंबर कॉमन हो। थर्ड केस, जब कोई भी कॉमन ना हो। तो मैं आपको ये तीनों के तीनों केसेस सिखाने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन तरह से। आप अपनी कॉपी पर हेडिंग डालिए टाइप 2, जब डाइस की 2 आकृति, व्हेन 2 फिगर ऑफ अ डाइस आर गिवन। और इसके अंदर 3 केस बनते हैं। कैसे, क्या मतलब है इन 3 केस का? इन 3 केस में पहला केस है कि जो डाइस की 2 आकृति होंगी, उन दोनों आकृतियों में जब केवल 1 नंबर कॉमन आएगा तो सवाल कैसे सोल्व होंगे। जब डाइस की 2 आकृति होंगी, उन दोनों आकृतियों में जब 2 नंबर कॉमन आएंगे तो सवाल कैसे सोल्व होंगे। और जब डाइस की दोनों आकृतियों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा तो सवाल हमारे कैसे सोल्व होंगे। तो ये तीनों तरीके मैं सिखाने वाला हूं। ये टाइप 2 रीढ़ की हड्डी है इस पूरे चैप्टर की। अगर जिस स्टूडेंट ने ये टाइप 2 बहुत ईमानदारी से सीख लिया, तो आप यकीन मानना आप पूरे के पूरे डाइस को बहुत अच्छी तरह से सीख लेंगे। तो चलिए कुछ बेसिक कैलकुलेशंस मैं पहले आपको सिखाता हूं, कुछ बेसिक क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं, उसके बाद मैं आपको फिर क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलूंगा। तो सबसे पहले टाइप सेकंड हम लोग शुरू करेंगे मेरे बच्चों। टाइप 2 शुरू करेंगे, और टाइप 2 में फर्स्ट केस हम लोग पढ़ने वाले हैं ओनली 1 नंबर कॉमन। ओनली 1 नंबर कॉमन। इसका कहने का मतलब यह है मेरे बच्चों कि जब डाइस की 2 आकृतियों में केवल एक संख्या कॉमन दी जाएगी तो सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझते चलिएगा बस आप सभी, और वीडियो क्लास के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आज के बाद आपको डाइस में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको डाइस के सवालों में नहीं आने वाली। पूरी रीजनिंग, पूरे मैथ में आपको 1 रुपए की भी दिक्कत नहीं आएगी। सपोज करिए ये एक पहली आकृति है और ये एक दूसरी आकृति है। तो आपको डाइस की 2 फिगर दे दी गई। डाइस की 2 फिगर दे दी गई, तो इस पहली आकृति में सपोज करिए यहां पर एक नंबर है 5, यहां पर एक नंबर है 4, और यहां पर एक नंबर रखा हुआ है, यहां पर एक नंबर है 1 और ये है 4। अब इस आकृति में यहां आया 4,
यहां आया 2 और यहां आया 6। ये दो फिगर आपको दे दी गई और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप मेरे को 4 का अपोजिट बता दो, अपोजिट टू 4 क्या होगा। मैंने आपसे पूछा कि आप मेरे को अपोजिट टू 4 बता दो कि 4 का अपोजिट क्या निकल करके आएगा। ये सवाल मैंने आपको दे दिया और आपसे पूछा कि अपोजिट टू 4 निकाल करके बता दो। तो डाइस के सवाल में हमें सबसे पहले यह देखना है कि हमें कितनी फिगर दे रखी है। 2 फिगर दे रखी है, 2 फिगर दे रखी है तो टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 के अंदर 3 केस बताए थे अभी मैंने, 1 नंबर कॉमन, 2 नंबर कॉमन और 9 नंबर कॉमन। इन दोनों आकृतियों में कितने नंबर कॉमन दिख रहे हैं? तो आप बोलोगे सर इन दोनों आकृतियों में हमें केवल एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है और वो क्या है? वो है 4। कौन सा नंबर कॉमन दिखना है? 4। तो दोनों इमेज में, दोनों आकृतियों में केवल एक नंबर कॉमन है और अगर एक नंबर कॉमन है तो कॉन्सेप्ट किसका लगेगा? 1 नंबर कॉमन वाला कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होगा साथियों। अब कैसे अप्लाई करना है? सबसे पहला काम, स्टेप 1 क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना। स्टेप 1 कहता है कि सेलेक्ट द कॉमन नंबर। सबसे पहले आप कॉमन नंबर को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 कहता है कि उस सेलेक्ट कॉमन नंबर से आप क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूम जाओ, क्लॉकवाइज आप रोटेट हो जाओ। बस इतना काम आप लोगों को करना है। सबसे पहले कॉमन नंबर सेलेक्ट करना है, फिर क्लॉकवाइज आपको रोटेट हो जाना है। ध्यान से देखो, कॉमन नंबर क्या है? फिगर फर्स्ट में 4, फिगर फर्स्ट का कॉमन नंबर 4 लिख लिया। उसके बाद फिगर सेकंड में कॉमन नंबर क्या है? फिगर सेकंड में कॉमन नंबर फिर से 4 दे दिया। दोनों कॉमन नंबर ऊपर नीचे लिख लिए। अब यहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो जब हम 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो किस पर पहुंचे? 1 पर। तो 4 के आगे 1 लिख दिया। अब इस 1 से जब आगे क्लॉकवाइज चले तो किस पर पहुंचे? 5 पर। तो ये 5 हमने यहां पर लिख दिया। पहली फिगर के नंबर पूरे हो गए। अब सेकंड पर आ जाओ। जब हम इस 4 से आगे चले तो किस पर पहुंचे? 2 पर। इस 1 के नीचे 2 रख दिया। जब इस 2 से आगे चले तो किस पर पहुंचे? 6 पर। इस 5 के नीचे हमने 6 रख दिया। नंबर के नीचे नंबर रख दिया। बस हमारा काम यहीं पर सोल्व हो गया। जो नंबर ऊपर नीचे आए हैं वही एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे 5 के नीचे 6 या 6 के ऊपर 5, तो 5 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 5। तो हमने पहला निकाला 5 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 5। एक के नीचे 2 है तो 1 का अपोजिट 2 या 2 का अपोजिट 1। अब सोचने वाली बात है, क्या 4 का अपोजिट 4 हो सकता है? क्या 4 का अपोजिट 4 हो सकता है? 4 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता। तो फिर 4 का अपोजिट 4 का अपोजिट क्या होगा? तो 4 का अपोजिट वो नंबर होगा जो यहां पर नहीं आया है। नहीं आने से क्या मतलब है? आपको मैंने बताया था कि डाइस के अंदर 1 से लेकर के 6 तक के नंबर यूज होते हैं। 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। कौन सा नंबर बचा? 3। तो वो किसका अपोजिट हो जाएगा साथियों? 4 का अपोजिट हो जाएगा। यानी 4 का अपोजिट क्या निकल करके आएगा? 4 का अपोजिट 3 निकल करके आ जाएगा। आपने सारे अपोजिट निकाल लिए। अब आपसे क्या पूछा गया है? किसका आंसर पूछ रहा है? तो आपसे पूछ रहा है कि भाई 4 का अपोजिट क्या होगा। तो इस 4 का अपोजिट क्या निकल करके आएगा? तो 4 का अपोजिट निकल करके आएगा 3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों 3 इज द राइट आंसर। क्या यहां तक बात क्लियर हुई? बिल्कुल बोलो हाँ या ना। यहां तक समझ आई आपको? एक एक बात क्रिस्टल क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन। अगर आपको चीजें समझ आए तो आप सभी मेरे से आगे पढ़ सकते हैं। गुरुजी विद्यापीठ एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर आप एनरोल अपना कर सकते हैं मेरे कोर्सेज में। और अगर यहां पर आप लोगों को बेसिक क्लियर होता चल रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये पहला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल मैं कराता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूं। जैसे सपोज करिए ये एक आप लोगों को फिगर दे रखी है। ये दे दी आपको पहली फिगर, फर्स्ट फिगर, और यहां पर साथियों आप लोगों को एक सेकंड फिगर दे दी। यहां पर आप लोगों को एक सेकंड फिगर दे दी। ये दे दी गई है आपको सेकंड फिगर। फिगर फर्स्ट में रखा हुआ है 2, फिगर फर्स्ट में रखा हुआ है 3, और फिगर फर्स्ट में रखा हुआ है 1। यहां पर है 1, यहां है 5 और यहां है 6। अब साथियों बहुत ध्यान से आप लोग जरा देखें, डाइस में
बस उसका टाइप पहचानना ही इंपॉर्टेंट है। यानी अगर डाइस में आप क्वेश्चन की शक्ल देख करके क्वेश्चन को समझ गए तो आप सेकंड में सॉल्व कर देंगे। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया मैंने, अब जरा ध्यान से देखो। आपसे पूछा गया कि भाई इस क्वेश्चन में आप लोग बता दो अपोजिट टू वन क्या निकल करके आएगा, अपोजिट टू वन क्या निकल करके आएगा, ये आपसे पूछ लिया। तो सबसे पहले ये देखो कि डाइस में कितनी फिगर आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो दो फिगर दे रखी हैं। अगर दो फिगर क्वेश्चन में दे रखी हैं तो डाइस के कौन से टाइप का क्वेश्चन है जिसमें दो फिगर आती हैं? आप बोलोगे सर टाइप 2 का क्वेश्चन है। मैंने बताया कि टाइप 2 के अंदर कितने केस होते हैं? आप बोलोगे 3 केस होते हैं। पहला 1 नंबर कॉमन, दूसरा 2 नंबर कॉमन, तीसरा नो नंबर कॉमन। इन दोनों फिगर में आपको कितनी संख्या कॉमन दिखाई दे रही है? तो आप बोलोगे सर इन दोनों में हमें केवल एक ही संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, जो कि क्या है? जो कि है 1। तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा इसमें? इसमें कंसेप्ट लगेगा कौन सा? 1 नंबर कॉमन वाला। इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा मेरे बच्चों? तो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा 1 नंबर कॉमन वाला। जब एक नंबर कॉमन होगा दोनों आकृतियों में तो सवाल सोल्व करना मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया है। क्या करें? फिगर फर्स्ट का कॉमन नंबर 1 हमने यहां रख लिया, फिगर सेकंड का कॉमन नंबर 1 हमने इसके नीचे रख लिया, दोनों कॉमन नंबर ऊपर नीचे लिख लिए। अब यहां से कैसे रोटेट हो जाऊं? यहां से मैं क्लॉकवाइज रोटेट हो जाऊं। तो जब 1 से मैं क्लॉकवाइज चला तो किस पर पहुंचा? 2 पर, यहां 2 आ गया। 2 से जब क्लॉकवाइज चला तो किस पर पहुंचा? 3 पर, यहां 3 आ गया। फिगर फर्स्ट के पूरे नंबर हो गए। अब सेकंड पर आ जाओ। जब मैं 1 से आगे चला बच्चों यहां पर तो किस पर पहुंच गया? 5 पर पहुंच गया, तो 2 के नीचे 5 रख दो। जब मैं 5 से आगे चला यहां पर तो किस पर पहुंच गया? 6 पर पहुंच गया, तो 3 के नीचे 6 रख दो। नंबर आ गए पूरे ऊपर नीचे। बस यहीं तक हमें सवाल सोल्व करना था। जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे रखे हुए हैं वही एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे 3 के नीचे हो गया 6, तो मैं कह सकता हूं कि 3 का अपोजिट कितना हो गया? 6 हो गया। 2 के नीचे हो गया 5, तो मैं कह सकता हूं 2 का अपोजिट कितना हो गया? 5 हो गया। क्या एक का अपोजिट एक हो पाएगा? आप बोलोगे क्या सर एक का अपोजिट एक हो सकता है? एक का अपोजिट एक कभी भी नहीं हो सकता। तो अब एक का अपोजिट वो संख्या होगी जो यहां पर अभी तक नहीं आई है। नहीं आई से क्या मतलब है? आप जानते हो कि डाइस में 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है। 6 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, तो क्या बचा? 4। तो वही 4 इस एक का अपोजिट हो जाएगा। तो एक का अपोजिट कितना निकल करके आ गया? तो एक का अपोजिट यहां पर 4 निकल करके आ गया। और आपसे पूछा भी क्या गया था? आपसे 1 का ही अपोजिट पूछा गया था। तो 1 का अपोजिट कितना आ गया? 4 आ चुका है। क्या आपको ये पहला दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? अगर ईमानदारी से आपको चीजें समझ आए ना तो चैनल को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं कि मैथ और रीजनिंग ये दो विषय मैं आपको जबरदस्त तरीके से सिखाने वाला हूं। चाहे आपको कुछ भी ना आता हो, आपने पहले कुछ भी ना पढ़ा हो, मैं आपको सब चीजें सिखाऊंगा। क्लियर है? अब मेरी बात जरा बहुत ध्यान से समझो साथियों। आप सभी को मैं एक बात बताता हूं। देखो, ये जो डाइस का क्वेश्चन है ना, ये 3 तरह से पूछा जाता है। ये बेसिकली कितनी तरह से पूछा जाता है? तो ये 3 तरह से पूछा जाता है। ये कितनी तरह से पूछा जाता है? 3 तरह से पूछा जाता है। पहला क्या है? पहला तरीका क्या है? फर्स्ट इसमें क्या पूछता है? तो वो आपसे फर्स्ट इसमें पूछेगा सरफेस फाइंड करवाना। आपसे क्या पूछेगा? सरफेस बेस्ड, सरफेस पर आधारित। आपसे क्या पूछेगा सबसे पहले? सरफेस बेस्ड क्वेश्चन। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि वो आपसे पूछेगा कि बताओ भाई फिगर फर्स्ट में बॉटम सरफेस पर क्या नंबर आएगा, फिगर फर्स्ट में लेफ्ट सरफेस पर क्या नंबर आएगा, यानी इस बॉटम पर यहां पर क्या नंबर आ रहा होगा, इस लेफ्ट पर क्या नंबर आ रहा होगा, इस बैक पर क्या नंबर आ रहा होगा। यह तरीका क्या कहलाता है? सरफेस बेस्ड। सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड वो आपसे पूछता है नंबर बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड क्या पूछता है मेरे बच्चों? नंबर बेस्ड क्वेश्चन। अब ये नंबर बेस्ड का क्या मतलब है? तो नंबर बेस्ड का मतलब है कि वो आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में कि बता दो भाई 6 का अपोजिट क्या है, बता दो भाई 2 का अपोजिट क्या है, बता दो भाई 4 का अपोजिट क्या है। तो इस तरीके से वो नंबर बेस्ड पूछता है। थर्ड वो क्या पूछेगा? थर्ड वो आपसे पूछता है एरो बेस्ड क्वेश्चन। एरो बेस्ड क्वेश्चन, इसी के अंदर वो थर्ड आपसे क्या पूछता है? वो थर्ड आपसे पूछता है एरो बेस्ड। इस एरो बेस्ड का क्या मतलब है? इस एरो बेस्ड का मतलब ये है कि वो इस तरीके से एरो लगा देगा। इस तरीके से एरो लगा दिया,
इस तरीके से एरो लगा दिया और यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया और आपसे पूछेगा कि बताओ भाई इस एरो के स्थान पर क्या आ रहा है। तो आपने एक बात नोटिस करी कि वो पूछना तो केवल एक ही चीज चाह रहा है, लेकिन पूछ कितने तरीके से रहा है? तीन नहीं, चार तरीके से। कितने तरीके से पूछ रहा है? चार। और चौथा क्या पूछेगा? चौथा पूछेगा सरफेस चेंज। सरफेस चेंज यानी कि वो आपसे बोलेगा कि भाई ये जो फ्रंट पर आपको दो दिख रहा है, अगर इसे उठाकर मैं बॉटम पर रख दूं तो कौन सा नंबर आएगा, या इस दो को उठाकर मैं लेफ्ट में रख दूं तो कौन सा नंबर आएगा। तो वो आपसे इन चारों तरीकों से सवाल पूछता है, लेकिन पूछता इन चारों से केवल एक ही बात है। मैं ये चारों के चारों तरीके आपको बहुत अच्छे से आपके जहन में बसा दूंगा। चाहे मैं फिर से बता दूं, रीजनिंग का कोई भी चैप्टर हो, मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, बिल्कुल शून्य से सिखाऊंगा। इससे पहले आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरी क्लासेस रहेंगी, अगर आप उन्हें रेगुलर पढ़ लेते हो, एप्लीकेशन पर जुड़ करके बहुत अच्छे से चीजें तैयार कर लेते हो, तो मैं वादा करता हूं आप किसी भी एग्जाम में बैठो, अगर उस एग्जाम में रीजनिंग या मैथ आ रहा है तो आप पूरे में से पूरा स्कोर करोगे, अगर आप अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ते चलते हो। तो ये चार तरीके से सवाल पूछता है। इन चारों तरीकों को एक एक करके अब हम समझते चलते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन, हेडिंग डालेंगे आप सभी, टाइप सेकंड फर्स्ट केस ओनली वन नंबर कॉमन। जब दो आकृतियों में केवल एक ही संख्या कॉमन होगी तो उसके सवालों को हम कैसे बनाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये दिया गया। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्यारे बच्चों ये दिया गया। आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3। तीन के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। आपको दो फिगर दे रखी है, अगर दो फिगर दे रखी है तो कौन से टाइप का क्वेश्चन हुआ? आप बोलोगे सर टाइप 2 का क्वेश्चन हुआ। टाइप 2 के अंदर कितने केसेस हैं? आप बोलोगे सर 3 केसेस हैं। पहला केस ओनली वन नंबर कॉमन, दूसरा केस ओनली 2 नंबर कॉमन, तीसरा केस नो नंबर कॉमन। तीनों मैंने आपको बताए थे। इन दोनों फिगर में आपको कितनी नंबर कॉमन दिखाई दे रहे हैं? तो आप बोलोगे केवल सर ये 3 दिखाई दे रहा है। और अगर 3 केवल एक नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसमें लगेगा ओनली वन नंबर कॉमन का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट लगेगा? ओनली वन नंबर कॉमन वाला कॉन्सेप्ट, जो अभी अभी मैंने आप लोगों को सिखाया है। क्या करें? फिगर फर्स्ट का 3 हमने ऊपर रखा, फिगर सेकंड का 3 हमने इसके नीचे रखा। दोनों नंबर ऊपर नीचे रख लिए। अब इसके बाद क्या करें? क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो जब हम इस 3 से आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो किस पर पहुंचेंगे? 1 पर, 1 रख लिया। इस 1 से आगे चले क्लॉकवाइज तो किस पर पहुंचे? 2 पर, 2 रख लिया। इस फिगर के नंबर पूरे हुए। सेकंड पर आ जाओ। 3 से आगे जब हम चले तो किस पर पहुंचे? 4 पर, 4 रख लिया। 4 से आगे जब हम चले तो किस पर पहुंचे? 5 पर, यहां हमने 5 रख लिया। पूरे नंबर रख लिए, पूरे नंबर आ गए। अब जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे आया है वही कॉमन, वही एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे 2 के नीचे 5 है तो हम कह सकते हैं कि सर 2 का अपोजिट क्या? 5। 1 के नीचे 4 है तो हम कह सकते हैं 1 का अपोजिट कितना? 4। क्या 3 का अपोजिट 3 होगा? 3 का अपोजिट कभी भी 3 नहीं हो सकता। तो 3 का अपोजिट वो संख्या होगी जो यहां पर नहीं आई है। नहीं आई से मतलब क्या है? डाइस में 1 से लेकर के 5 तक की संख्या हो, 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है। 5 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, क्या बचा? 6। तो वो इस 6 किसका अपोजिट हो जाएगा? वो 6 इस 3 का अपोजिट हो जाएगा। और आपसे किसका विपरीत पूछा गया है मेरे बच्चों? आपसे 3 का अपोजिट पूछा गया है। तो आप करेक्ट आंसर किसे लगाओगे? करेक्ट आंसर इस ऑप्शन डी को लगाओगे। क्या क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आता चल रहा है आप लोगों को? ईमानदारी से बताइए, पहला सवाल समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आए तो आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद सोल्व करने की खुद से कोशिश करें। आपसे पूछ रहा है कि 4 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी। कितनी फिगर दे रखी है यहां पर? आप बोलोगे सर हमें यहां पर 2 फिगर दे रखी हैं। कौन कौन से नंबर कॉमन है इन 2 फिगर में? आप बोलोगे इन दोनों फिगर में केवल एक ही नंबर कॉमन है जो कि 2 है। तो क्या करें? फिगर फर्स्ट का 2 ऊपर रखा, फिगर सेकंड का 2 उसके नीचे रखा। ऊपर नीचे रखने के बाद अब हम यहां से क्लॉकवाइज
मूव करते हैं। तो जब मैं इस 2 से आगे चला तो किस पर पहुंचा, 3 पर, तो मैंने 3 यहां रख दिया। जब इस 3 से आगे चला तो किस पर पहुंचा, 1 पर, मैंने 1 यहां रख दिया। इस 2 से जब मैं आगे चला तो किस पर पहुंचा, 4 पर, 4 मैंने यहां रख दिया। 4 से आगे चला तो किस पर पहुंचा, 6 पर, 6 मैंने यहां रख दिया। नंबर ऊपर नीचे आ गए। अब जो नंबर ऊपर नीचे आए हैं वही एक दूसरे के क्या हैं, वही एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे 1 के नीचे 6 आया है तो मैं कह सकता हूं 1 का अपोजिट 6 हुआ। 3 के नीचे 4 आया है तो मैं कह सकता हूं 3 का अपोजिट 4 हुआ। 2 के अपोजिट तो नहीं हो सकता। तो ऐसी संख्या जो यहां पर ना आई हो, ऐसी संख्या जो यहां पर ना आई हो, इसका मतलब 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ चुका है, यहाँ 6 आ चुका है, तो क्या बचा, 5। तो हम कह सकते हैं कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। आपसे किसका अपोजिट पूछा है, 4 का, और 4 का अपोजिट अभी अभी आप लोगों ने क्या निकाला है बच्चों, तो 4 का अपोजिट आप लोगों ने 3 निकाला है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल ईमानदारी से बताते चलिएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में, आप सभी क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड के साथ भी हम चीजों को सोल्व करेंगे। अब आप बोलोगे सर अभी तक तो आपने बताया था कि नंबर आएंगे, तो देखो या तो नंबर आ सकते हैं, या तो डॉट आ सकती हैं, या तो अल्फाबेट आ सकते हैं, या फिर इस तरीके से स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी को सोल्व कर लेंगे। 2 फिगर आपको दे रखी हैं, आप बस इतना देखो, 2 फिगर दे रखी हैं, इन दोनों फिगर में कितनी नंबर कॉमन दे रखे हैं? आप बोलोगे एक फिगर कॉमन, एक स्पेशल कैरेक्टर कॉमन है, और वो क्या है, हैश है। तो मैं फिगर फर्स्ट के हैश को इस तरीके से यहां पर लिख लूं, फिगर सेकंड के हैश को उसके नीचे लिख लूं। अब क्या करूं, यहां से क्लॉकवाइज घूमता हूं। तो जब मैं हैश से आगे क्लॉकवाइज चला तो किस पर पहुंचा, स्टार, तो मैंने स्टार को यहां लिख दिया। स्टार से जब आगे चला तो किस पर पहुंचा, डॉलर, मैंने डॉलर को यहां लिख दिया। फिगर फर्स्ट के कैरेक्टर पूरे हो गए। सेकंड पर आओ, हैश से जब मैं आगे चला तो किस पर पहुंचा, परसेंटाइल पर, तो मैंने परसेंटाइल यहां लिख दिया। इस परसेंटाइल से जब मैं आगे चला तो किस पर पहुंचा, 8 पर, मैंने ये 8 साइन यहां रख दिया। मेरा काम आसानी से बन गया साथियों। और जब मेरा काम आसानी से बन गया तो जो कैरेक्टर ऊपर नीचे रखे हुए हैं वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जैसे डॉलर के नीचे 8 रखा है तो डॉलर का अपोजिट क्या हो गया, 8 हो गया। स्टार के नीचे परसेंट रखा है तो स्टार का अपोजिट क्या हो गया, परसेंट हो गया। अब हैश के नीचे तो हैश नहीं आ सकता, तो हैश के नीचे कौन सा कैरेक्टर इनमें से ऐसा है जो नहीं दे रखा, जल्दी से देखो आप सभी, हैश के नीचे कौन सा कैरेक्टर है, कितने कैरेक्टर दे रखे हैं? आप बोलोगे सर एक तो हैश दे रखा है, एक स्टार दे रखा है, एक हैश दे रखा है, एक स्टार दे रखा है, एक डॉलर दे रखा है, एक एट दे रखा है, और एक परसेंट दे रखा है। बस यही 5 कैरेक्टर हमें दे रखे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं, अच्छा आपसे डॉलर के अपोजिट पूछ रहा है, आपसे डॉलर के अपोजिट पूछ रहा है, तो डॉलर का अपोजिट कैरेक्टर हमने क्या निकाला, डॉलर का अपोजिट कैरेक्टर हमने एट निकाल लिया। डॉलर का अपोजिट कैरेक्टर हमने एट निकाल लिया। भाई हैश का तो हम नहीं बता सकते क्योंकि 5 ही दे रखे हैं, लेकिन आपसे किसका पूछा है, डॉलर का, और डॉलर का अपोजिट क्या आ गया निकल करके, डॉलर का अपोजिट बच्चों एट आ गया। तो क्या क्वेश्चन समझ आया? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, ध्यान से देखें इस सवाल को। 2 फिगर दे रखी है, 2 के अपोजिट पूछ रहा है, तो दोनों फिगर में क्या नंबर कॉमन दिख रहा है, 2 नंबर कॉमन दिख रहा है। फिगर फर्स्ट का 2 ऊपर रखा, फिगर सेकंड का 2 उसके नीचे रखा। इस 2 से जब हम क्लॉकवाइज चले तो 2 से आगे चले किस पर पहुंचे, 3 पर। 3 से आगे क्लॉकवाइज चले तो किस पर पहुंचे, 3 से आगे 4 पर पहुंचे। नंबर पूरे हो गए, इस पर आ जाओ। 2 से आगे चले तो किस पर पहुंचे, 6, 3 के नीचे 6 रख दो। 6 से जब हम आगे चले तो किस पर पहुंचे, 1 पर, 1 यहां रख दो। नंबर ऊपर नीचे रखे गए मेरे बच्चों, और जब नंबर ऊपर नीचे रखे गए तो जो नंबर ऊपर नीचे रखे गए हैं वही एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जैसे किस 4 का अपोजिट कितना हो गया, 1 हो गया। 4 का अपोजिट 1 हो गया। 3 का अपोजिट कितना हो गया, 3 का अपोजिट 6 हो गया। तो 2 का अपोजिट पूछा है, तो 2 का अपोजिट ऐसी संख्या जो यहां पर नहीं आ रही हो, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट मेरे बच्चों 5 निकल करके आ जाएगा। 2 का अपोजिट कितना आ गया, 5 आ गया, और हमसे 2 का ही अपोजिट पूछा है। तो क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को सवाल? एक बार ईमानदारी से बताइएगा भाई, आप सभी फटाफट से, क्लियर है?
चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सरफेस पर आधारित, यानी ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे सरफेस बेस्ड क्वेश्चन, यानी सतह पर आधारित सवाल। ये क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है सतह पर आधारित सवाल, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, बहुत ध्यान से समझो। आपसे कह रहा है व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस एट फिगर फर्स्ट, यानी इस फिगर फर्स्ट में बॉटम सरफेस पर क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। बॉटम सरफेस पर वही नंबर आना चाहिए जो टॉप के अपोजिट होना चाहिए, है ना। बॉटम किसके अपोजिट होता है, टॉप के। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि बॉटम सरफेस पर वही नंबर आएगा जो कहीं ना कहीं टॉप के अपोजिट होगा मेरे बच्चों। और टॉप पर क्या नंबर रखा हुआ है फिगर फर्स्ट में, टॉप पर 3 है। तो बेसिकली वो आपसे किसका अपोजिट पूछना चाह रहा है, वो आपसे 3 का अपोजिट पूछना चाह रहा है। बस उसने अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी है। देखो, जैसे अगर आपसे पूछता है कि राइट लेफ्ट सरफेस पर क्या आएगा, तो लेफ्ट पर वही तो आएगा जो राइट का अपोजिट होगा, और राइट पर जो नंबर रखा होगा उसका अपोजिट लेफ्ट पर आ जाएगा। इसी तरीके से आपसे पूछ रहा है बॉटम सतह पर, यानी निचली वाली सतह पर क्या संख्या आएगी, तो निचली वाली सतह पर मेरे बच्चों वही तो संख्या आएगी जो टॉप की अपोजिट होगी। अब देख लो टॉप पर कितना रखा है, 3, तो हमें 3 का अपोजिट निकाल लेना है। सरल काम हो गया। कितनी फिगर दे रखी है, आप बोलोगे सर 2 फिगर दे रखी है। 2 फिगर दे रखी है तो दोनों फिगर में आप देखो कॉमन नंबर आपको क्या दे रखा है, आप बोलोगे सर 5 दे रखा है। फिगर फर्स्ट का 5 हमने ऊपर रखा, फिगर सेकंड का 5 हमने नीचे रखा। अब इस 5 से हम क्लॉकवाइज चलते हैं, तो जब 2 से आगे चल 5 से आगे चले तो किस पर पहुंचे बच्चों, 2 पर। 2 से आगे चले तो किस पर पहुंचे बच्चों, 3 पर। इस फिगर फर्स्ट के नंबर पूरे हो गए। जब हम इस 5 से आगे चले तो किस पर पहुंचे मेरे प्यारे बच्चों, 5 से आगे चलने पर हम 1 पर पहुंचे। 1 से आगे चले किस पर पहुंचे, तो 1 से आगे चलने पर हम 4 पर पहुंचे। हमारे हो गए नंबर पूरे, यहां तक क्लियर है। अब जो संख्या एक दूसरे के ऊपर नीचे आई है वही एक दूसरे की मेरे बच्चों अपोजिट हैं। 3 का अपोजिट कितना हो गया, 4, तो 3 का अपोजिट हो गया 4। 2 के नीचे 1 है तो 2 का अपोजिट 1। 5 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता, तो कौन सी संख्या यहां पर नहीं आ रही है, आप बोलोगे सर 6 नहीं आ रही है, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपसे पूछा था कि निचली सतह पर, फिगर फर्स्ट की निचली सतह पर क्या आएगा, तो ऊपर क्या रखा हुआ है 3, तो 3 का अपोजिट जो भी होगा वो नीचे आ जाएगा। तो 3 का अपोजिट कितना है, 4। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका मेरे प्यारे बच्चों, 4 इज द राइट आंसर। क्या आपको बॉटम सरफेस निकालना आया, क्या आपको लेफ्ट सरफेस अगर पूछ ले निकाल लोगे। अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेता कि पीछे की तरफ कौन सी संख्या आएगी, तो हमें क्या देखना था, हमें सिर्फ ये देखना था कि फ्रंट पर कौन सा नंबर रखा हुआ है, क्योंकि फ्रंट का अपोजिट ही तो बैक होगा ना। तो अगर फ्रंट पर कोई भी संख्या रखी है तो हमें केवल उसका अपोजिट निकाल लेना है मेरे बच्चों। क्या बात समझ में आती है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से सरफेस बेस्ड है। अब क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस एट फिगर फर्स्ट, यानी इस फिगर फर्स्ट में ये नीचे की तरफ कौन सी संख्या आनी चाहिए, बॉटम सरफेस पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो बॉटम सरफेस पर वही संख्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों जो टॉप के अपोजिट होगी, और टॉप पर क्या रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है। तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, 3 का ही अपोजिट निकालना है। बात समझ आ रही है ना। तो अगर आपसे कुछ भी पूछ ले वो कुल मिलाकर आपसे अपोजिट ही पूछेगा। बस अगर आप उस चीज को पकड़ गए तो आप डाइस को बड़ी सरलता से सोल्व कर लेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, दोनों ही फिगर में कितनी संख्या कॉमन है, कितनी नंबर कॉमन है, आप बोलोगे केवल एक है, 5। तो फिगर फर्स्ट का 5 हमने ऊपर रखा, फिगर सेकंड का 5 उसके नीचे रखा। ऊपर नीचे नंबर रखने के बाद अब क्लॉकवाइज घूम जाए, तो जब 5 से आगे घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 6 आ गया, 6 से आगे जब घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 3 आ गया। फिगर फर्स्ट के नंबर पूरे हुए। फिगर सेकंड में जब 5 से आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, जब हम 5 से आगे चलेंगे तो बच्चों 1 आ जाएगा। जब हम 1 से आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से आगे चलने पर 4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि इस 3 का अपोजिट हो गया 4, इस 6 का अपोजिट होगा 1, तो 5 का अपोजिट ऐसी संख्या जो नहीं आई है वो कौन सी हो जाएगी,
2 हो जाएगी। तो आपने अभी अभी क्या निकाला, आपने निकाला भाई 5 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 4। आपसे पूछ रहा है कि इस फिगर फर्स्ट में बॉटम पर कौन सी संख्या आएगी, तो बॉटम पर वही संख्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों जो टॉप के अपोजिट होगी। तो बस आपको इतना देखना है कि टॉप पर कौन सी संख्या रखी है। तो टॉप पर रखा हुआ है 3, तो 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 आ जाएगा। अगला सवाल आपके लिए ये रहा। अब बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। आपको एक एरो दे रखी है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क का साइन लगा रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या निकल करके आएगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगी, तो ये देखो कि क्वेश्चन मार्क के अपोजिट कौन सी सरफेस बैठ रही है। तो इस 3 के सामने ही तो क्वेश्चन मार्क बैठ रहा है, ये बिल्कुल देखो 3 के सामने ही तो क्वेश्चन मार्क बैठ रहा है। तो आपको बेसिकली ये क्वेश्चन मार्क नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, इस 3 का अपोजिट, क्योंकि जो भी इस 3 का अपोजिट आएगा वही इस जगह पर बैठेगा। बात समझ आ रही है। तो दोनों फिगर में कॉमन संख्या कितनी है, दोनों फिगर में कॉमन संख्या हो गई 3। फिगर फर्स्ट की 3 ऊपर रखी, फिगर सेकंड की 3 नीचे रखी। अब 3 से जब हम आगे चले तो 3 से आगे चले तो किस पर आ गए, 1 पर। 1 से आगे चले तो किस पर आ गए, 6 पर। इस 3 से आगे चले तो किस पर पहुंचे हम लोग, 4 पर। 4 से आगे चले तो किस पर पहुंचे हम लोग, 4 से आगे चलने पर हम पहुंचे 5 पर। ये हमारा काम हो गया। जो संख्या ऊपर नीचे आई वही एक दूसरे की अपोजिट हो गई। जैसे 6 का अपोजिट क्या हो गया, तो 6 का अपोजिट हो गया 5, 1 का अपोजिट हो गया भाई मेरे 4, 3 का अपोजिट क्या हो गया, 3 का अपोजिट हो गया भाई मेरे 2। तो आप लोग जरा ध्यान से देखो, 3 का अपोजिट पूछना चाह रहा है तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये एरो आपकी कहीं भी लगी हो, आपको बस ये देखना है कि उसके अपोजिट क्या चीज दे रखी है। जैसे एरो यहां लगी थी तो इसके अपोजिट 3 दे दिया। सपोज करो अगर एरो यहां लगी होती तो इसके अपोजिट क्या आ जाता, 6 आ जाता। सपोज करो अगर एरो यहां लगी होती तो क्या आ जाता, 1 आ जाता। तो बस आपको अपोजिट संख्या देखनी है कि जहां कहीं पर भी हमें एरो दी गई है उसके अपोजिट हमें क्या दे रखा है और उसका अपोजिट क्या निकल करके आ रहा है। बात समझ में आती चल रही है। आगे चलते हैं। अगला सवाल फिर से निकालो। यहां पर एरो दे दी गई, 2 फिगर आप लोगों को दे रखी है। 2 फिगर में केवल कॉमन संख्या क्या दे रखी है बच्चों, 4 दे रखी है। तो फिगर फर्स्ट का 4 ऊपर रखा, फिगर सेकंड का 4 उसके नीचे। इस 4 से आगे चले तो किस पर पहुंचे, 1 पर। 1 से आगे चले तो किस पर पहुंचे, 6 पर। 4 से आगे चले तो किस पर पहुंचे बच्चों, 5 पर। इस 5 से आगे चले तो किस पर पहुंचे मेरे प्यारे बच्चों, 3 पर। यहां तक पहुंच गए आप लोग अपोजिट अपोजिट करते हुए। अब जो भी संख्या ऊपर नीचे दे रखी है वो एक दूसरे की अपोजिट हो गई। जैसे 6 के नीचे 3 दे रखा है तो हम कह सकते हैं 6 का अपोजिट 3 हो गया। 1 के नीचे 5 दे रखा है तो हम कह सकते हैं 1 का अपोजिट 5 हो गया। अब 4 का अपोजिट क्या 4 होगा, बिल्कुल भी नहीं। 4 का अपोजिट ऐसी संख्या जो यहां नहीं आ रही। नहीं आ रही का क्या मतलब है, 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है। 6 आ चुका, 5 आ चुका, 4 आ चुका, 3 आ चुका, 1 आ चुका, क्या बचा 2। वो किसका अपोजिट हो जाएगा, 4 का। तो हमने निकाला 4 का अपोजिट क्या हो गया, 4 का अपोजिट 2 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इस एरो वाली जगह पर, इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या संख्या आएगी। क्वेश्चन मार्क के अपोजिट क्या दे रखा है, आप देखो क्वेश्चन मार्क के अपोजिट 4 दे रखा है। 4 के सामने क्वेश्चन मार्क है तो 4 का अपोजिट क्या निकल करके आ रहा है, 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। क्या बात समझ में आती चल रही है बच्चों। अगर आपको और ज्यादा गहराई से चीजें सीखनी है और YouTube से अलग हटके एक ऐसे प्लेटफॉर्म से चीजें सीखनी है जहां पर आपको बहुत अच्छे से रीजनिंग समझ आए, मैथ समझ आए, सारे विषय धीरे धीरे आप लोगों को समझ आए, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं गुरुजी विद्यापीठ एप्लीकेशन को, जिसमें मैं आप सभी को बहुत जीरो लेवल से, अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो भी मैं आप लोगों को रीजनिंग उसमें सिखा दूंगा, मैथ सिखा दूंगा। इस बात को मैं बोलता हूं। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। अब अगले क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक रूल सिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगला क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब आपको डाइस का एक बेसिक सा रूल आता हो। रूल क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा मेरे बच्चों। रूल क्या कहता है, जरा इस बात को समझिए। रूल कहता है कि अपोजिट सरफेसेस की अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी कैन नेवर बी एडजेसेंट टू ईच अदर, कैन नेवर बी एडजेसेंट टू ईच
other. Opposite surfaces can never be adjacent to each other. इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि विपरीत सतह कभी भी बराबर में नहीं आ सकती। इस बात का मतलब ये है कि विपरीत सतह कभी भी बराबर नहीं हो विपरीत सतह कभी भी बराबर में नहीं आ सकती। विपरीत सतह कभी भी बराबर में नहीं आ सकती हैं। विपरीत सतह कभी भी बराबर में नहीं आ सकती हैं। ये एक रूल है। इस रूल का यूज कहां होगा? इस रूल का यूज अब अगले क्वेश्चंस में होगा। याद कर लो, रट्टा लगा लो, अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूं। ऐसा सपोज करो कि जैसे ये एक डाइस की फिगर दे रखी है आप लोगों को, ये एक डाइस की फिगर दे रखी है आप लोगों को, ये एक डाइस की फिगर दे रखी है जिसमें 3 सरफेस आपको दिखाई दे रही हैं। ऐसा अज्यूम करो, ऐसा माना लेट अस अज्यूम करो कि एक का अपोजिट 6 है, एक का अपोजिट 6 है। अगर एक का अपोजिट 6 है बच्चों, अगर मैं एक को यहां रख देता हूं, तो क्या 6 यहां आ सकता है? सोचो, क्या 6 यहां आ सकता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी 6 यहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि अपोजिट सरफेसेस कभी भी बराबर में नहीं आ सकती। तो क्या 6 यहां पर आ सकता है? आप बोलोगे सर 6 यहां पर भी नहीं आ सकता। मैंने कहा ऐसा मान लेते हैं कि 2 का अपोजिट 5 है। ऐसा मान लेते हैं कि 2 का अपोजिट 5 है। अगर मैं 2 को यहां रख दूं तो मुझे बताओ क्या 5 यहां आ सकता है? आप बोलोगे सर अपोजिट में विपरीत सतह कभी भी बराबर वाली सतह पर नहीं आ सकती। तो 2 अगर ऊपर रखा है तो 5 कभी भी यहां नहीं आ सकता। 2 अगर यहां रखा है तो 5 यहां पर भी नहीं आ सकता। 2 अगर यहां रखा है तो 5 यहां पर भी नहीं आ सकता। मतलब कि अगर कोई भी संख्या एक दूसरे की विपरीत है तो वो कभी भी बराबर वाली सतह पर नहीं आ सकती मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये रूल समझ आया? अब इस रूल का यूज कहां पर होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूं। जब कभी भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें आपको ऑप्शन के अंदर भी क्यूब दे रखी हो, तो इन्हीं क्यूब को हम कैंसिल करते वक्त बस यही चेक करते हैं कि अगर कोई भी 2 अपोजिट नंबर बराबर में दे रखे हैं तो वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। कैसे? जरा ध्यान से समझो। 2 फिगर दे रखी है, दोनों फिगर में कॉमन नंबर क्या दे रखा है? 5। तो फिगर फर्स्ट का 5 यहां रखा, फिगर सेकंड का 5 हमने यहां रखा। फिगर फर्स्ट का 5 ऊपर, फिगर सेकंड का 5 उसके नीचे। क्लियर? अब यहां से क्लॉकवाइज घूमो, 5 से आगे चले तो 6 यहां आ गया, 6 से आगे चले तो 3 यहां आ गया। फिगर फर्स्ट के नंबर पूरे हो गए। इस 5 से आगे चले तो किस पर पहुंचे? 1। तो 5 से आगे चले 1 आ गया। 1 से आगे चले किस पर पहुंचे? 2। तो 1 से आगे चले 2 आ गया। फिगर सेकंड के भी नंबर हमारे यहां पर ही पूरे हो गए। अब जो नंबर ऊपर नीचे आए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे 3 के नीचे 2 है तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि 3 का अपोजिट 2। 6 के नीचे 1 है तो मैं कह सकता हूं 6 का अपोजिट 1। अब 5 का अपोजिट क्या होगा? तो 5 का अपोजिट ऐसी संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों जो कि यहां पर नहीं आ रखी, क्योंकि 5 का अपोजिट 5 थोड़ी हो सकता है। अब यहां पर 6 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, तो क्या बचा? 4 बचा। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। तो 5 का अपोजिट हमने क्या निकाल लिया? 4 निकाल लिया। सारे अपोजिट निकाल लिए। अब आप ये देखो कि जैसे 3 का अपोजिट 2 है तो क्या 3 के बराबर में 2 आ सकता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन बी को देखो, यहां तो 3 के बराबर में 2 रख दिया, तो क्या ये ऑप्शन सही होगा? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं सही होगा, क्योंकि अपोजिट बराबर में नहीं आ सकता और इस ऑप्शन के अंदर अपोजिट ही बराबर में दे रखा है। तो कभी भी अगर डाइस में इस तरीके से ऑप्शन आ जाएं तो आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कोई 2 अपोजिट संख्या बराबर में तो नहीं दे रखी। जैसे 6 का अपोजिट 1 है,
ऑप्शन डी में 6 के बराबर में 1 दे रखा है, तो क्या ये करेक्ट आंसर होगा? आप बोलोगे करेक्ट आंसर नहीं होगा। 5 का अपोजिट 4 है, तो क्या 5 के बराबर में 4 आ सकता है? आप बोलोगे सर 5 के बराबर में 4 नहीं आ सकता। 3 ऑप्शन गलत हुए, तो केवल एक ऑप्शन सही होगा, क्योंकि चारों में से एक तो सही होगा, तो 3 गलत हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो क्या आपको वो रूल समझ में आ गया था कि अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी एडजेसेंट टू ईच अदर? विपरीत सतह कभी भी बराबर वाली सरफेस पर नहीं आ सकती हैं। मेरे ख्याल से वो रूल आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। और वो रूल अप्लाई कहां पर होगा? जब इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है इन चारों में से कौन सी फिगर सही है, वो आपको बताना है। अब देखो यहां पर दो फिगर दे रखी है, दोनों फिगर में कॉमन क्या दे रखा है? सी दे रखा है। तो जब दोनों फिगर में कॉमन एक नंबर दे रखा है, तो फिगर फर्स्ट का सी ऊपर रखा, फिगर सेकंड का सी नीचे रखा। इस सी से जब हम क्लॉकवाइज आगे चले तो ए पर पहुंचे, इस ए से जब हम आगे चले तो यहां बी पर पहुंचे, इस सी से जब हम आगे चले तो बच्चों इस डी पर पहुंचे, इस डी से जब हम आगे चलेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों एफ पर पहुंचेंगे। बस जो नंबर ऊपर नीचे हैं वही एक दूसरे के अपोजिट। जैसे बी का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बी का अपोजिट एफ हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? ए का अपोजिट डी हो जाएगा। तो सी का अपोजिट क्या होगा? आपको पता है कि ए से लेकर एफ तक के लेटर पूछे जाते हैं। एफ आ गया, डी आ गया, सी आ गया, बी आ गया, ए आ गया, क्या बचा? ई। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी का अपोजिट ई हो जाएगा। अब इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बताना है हमें, कौन सा सही होगा? तो बच्चों वही ऑप्शन तो सही होगा जिसमें अपोजिट बराबर में नहीं आ रहे होंगे। तो कभी भी अगर डाइस के अंदर इस तरीके से आपको चार ऑप्शन दे दे तो हमारा वही ऑप्शन सही होगा जिसमें अपोजिट बराबर में नहीं आ रहे होंगे। अब जैसे देखो बी का अपोजिट एफ है, तो यहां पर देखो बी के बराबर में एफ दे दिया, तो क्या यह सही होगा? बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि डाइस का रूल कहता है कि विपरीत सतह कभी भी बराबर में नहीं आ सकती। ए का अपोजिट डी दे रखा है, तो क्या ए के बराबर में डी आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सी का अपोजिट ई दे रखा है, क्या सी के बराबर में ई आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन हमारा सही होगा। जब तीन ऑप्शन गलत तो एक ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कभी भी डाइस में अगर इस तरीके से ऑप्शन दे देगा तो आप अब सवालों को सॉल्व कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वाला कंसेप्ट भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आते चल रहे हैं ना, तो आप वीडियो को पॉज करिए और आप अपने आप से सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी डालते चलिए। दो फिगर दे रखी हैं, दोनों फिगर में कॉमन संख्या क्या हो गई? 5। फिगर फर्स्ट का 5 ऊपर रखा, फिगर सेकंड का 5 उसके नीचे रखा। जब हम 5 से आगे चले तो किस पर पहुंचे? 2 पर। 2 से आगे चले तो किस पर पहुंचे? 3 पर। फिगर फर्स्ट का नंबर पूरे। इस 5 से आगे चले तो किस पर पहुंचे? 1 पर। इस 1 से आगे चले तो किस पर पहुंचे? 4 पर। दूसरी फिगर के भी नंबर पूरे हो गए। जो संख्या ऊपर नीचे आ गई हैं वही एक दूसरे की क्या कहलाएंगी बच्चों? वही एक दूसरे की अपोजिट कहलाएंगी। जैसे 3 के नीचे 4 आया तो 3 का अपोजिट 4 हो गया। 2 के नीचे 1 आया तो 2 का अपोजिट 1 हो गया। अब 5 का अपोजिट तो 5 नहीं हो सकता, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ आया ना ये 6 कैसे आया? ये 6 यहां से आया है कि 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, क्या बचा? 6। तो वो इसका अपोजिट हो गया। तो अगर 3 का विपरीत 4 है, 3 का अपोजिट 4 है, तो ऑप्शन बी सी में देखो 3 के बराबर में 4 दे रखा है। कभी हो सकता है अपोजिट बराबर में? आप बोलोगे नहीं हो सकता, ऑप्शन सी गलत हो गया। 2 का अपोजिट 1 है, ऑप्शन बी में देखो 2 के बराबर में 1 दे रखा है। कभी हो सकता है? आप बोलोगे नहीं हो सकता। 5 का अपोजिट 6 है, ऑप्शन ए में 5 के बराबर में 6 दे रखा है, ऑप्शन ए भी गलत। तो केवल और केवल क्या संख्या बचेगी? आप बोलोगे सर केवल और केवल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा। फटाफट से वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। इतने मैं आप लोगों को बता ही देता हूं। देखो जरा ध्यान से, दो फिगर दे रखी हैं, दोनों फिगर में कॉमन कितना आ गया? ई आ गया। फिगर फर्स्ट का ई ऊपर रखा, फिगर सेकंड का ई नीचे रखा। फिगर फर्स्ट का ई ऊपर, फिगर सेकंड का ई नीचे। ई से आगे क्लॉकवाइज चले तो किस पर पहुंचे? एफ पर। एफ से आगे क्लॉकवाइज चले तो किस पर पहुंचे? ए पर। फिगर सेकंड में ई से आगे चले तो किस पर पहुंचे बच्चों? बी पर।
बी से आगे चलो तो किस पर पहुंचे बच्चों, डी पर। ए का अपोजिट क्या हो गया, ए का अपोजिट डी हो गया। एफ का अपोजिट क्या हो गया, एफ का अपोजिट बी हो गया। ई का अपोजिट क्या हो गया, ई का अपोजिट सी हो गया। तो ई का अपोजिट क्या निकल करके आ गया, सी निकल करके आ गया। ये समझ आया ये सी कैसे आया यहां पर। आप जानते हो ना ए से लेकर एफ तक के लेटर होते हैं, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ। तो एफ हटा, बी हटा, सी हटा, ए हटा, वो सी तो रहेगा, डी और ई हटा, तो क्या बचा सी। सी इसका अपोजिट आ गया। अब आपने निकाला ए का अपोजिट डी, तो अगर ए का अपोजिट डी है तो ऑप्शन सी में ए और डी बराबर बराबर में नहीं आने चाहिए, गलत हुआ। एफ का अपोजिट बी, अगर एफ का अपोजिट बी है तो ये बराबर बराबर में नहीं आने चाहिए, ये भी गलत हुआ। ई का अपोजिट सी, अगर ई का अपोजिट सी है तो ये भी बराबर में नहीं आ सकते। तो केवल और केवल क्या ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको इस तरीके के सवाल भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं। अब ये आता है आपका टाइप सेकंड के अंदर ही, 1 नंबर कॉमन के अंदर ही तीसरे तरह का सवाल। अभी टाइप 1 ही चल रहा है और टाइप 1 में अभी पहला केस चल रहा है 1 नंबर कॉमन वाला, तो उसका ये तीसरा कंसेप्ट है बेटा। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। आप बोलोगे सर यहां तो 3 फिगर हमें दे दी, 3 फिगर नहीं दे रखी, फिगर अब भी आपको 2 ही दे रखी है। ये तीसरी वाली फिगर में आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या वैल्यू आपकी निकल करके आएगी। ये आप लोगों को निकाल करके बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या नंबर आप लोगों का निकल करके आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या रखना चाहिए। तो हमें क्या करना है, 2 फिगर देखी, दोनों फिगर में कॉमन नंबर क्या है, 6 है। फिगर फर्स्ट का 6 ऊपर रखा, फिगर सेकंड का 6 नीचे रखा। इस 6 से आगे चले तो किस पर पहुंचे, 2 पर। 2 से आगे चले तो किस पर पहुंचे, 3 पर। इस 6 से आगे चले तो किस पर पहुंचे बच्चों, 5 पर। 5 से आगे चले तो किस पर पहुंचे बच्चों, 1 पर। नंबर रख दिए एक दूसरे के, क्लियर हुआ यहां तक। अब चलो आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखो। जो नंबर एक दूसरे के अपोजिट नीचे आए हैं वही अपोजिट हो गए। 3 के नीचे 1 तो 3 का अपोजिट 1, 2 के नीचे 5 तो 2 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो आपने निकाला 6 का अपोजिट कितना, 6 का अपोजिट 4 आ गया। अब जरा ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू निकल करके आएगी, बहुत ध्यान से देखो। टॉप पर कितना रखा है, 2, 2 का अपोजिट कितना है, 5। तो क्या यहां 2 के बराबर में 5 आ सकता है, अगर 5 यहां रख दिया तो बराबर बराबर में विपरीत आ जाएंगे, तो 5 नहीं आ सकता। तो 5 नहीं आ सकता तो ऑप्शन डी कैंसिल हुआ। अब यहां पर देखो क्या रखा है, 3, 3 का अपोजिट कितना है, 1। क्या यहां 3 का अपोजिट 1 आ सकता है, आप बोलोगे नहीं आ सकता, तो ऑप्शन 1 भी नहीं आ सकता। अब ऑप्शन बी देखो खुद क्या रखा हुआ, ऑप्शन बी आप बोलोगे सर ऑप्शन 2 रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है। तो ऑलरेडी जब यहां पर 2 है तो इस जगह पर 2 कैसे आ सकता है, तो यहां पर 2 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं। केवल और केवल कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरह के सवालों में भी हम ये देखते हैं कि अपोजिट बराबर में नहीं आ सकता बस, और इस तरह के सवाल भी हो जाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस स्थान पर हमें बताना है क्या वैल्यू निकल करके आएगी। तो उसके लिए क्या करें, 2 फिगर दे रखी हैं, 2 कॉमन है। फिगर फर्स्ट का 2 ऊपर रखा, फिगर सेकंड का 2 उसके नीचे रखा। जब हम 2 से आगे चले तो किस पर पहुंचे बच्चों, 3 पर। 3 से जब आगे चले तो किस पर पहुंचे बच्चों, 1 पर। हो गया फिगर फर्स्ट का नंबर पूरा। जब 2 से आगे चले तो किस पर पहुंचे बच्चों, 5 पर। 5 से जब आगे चले तो किस पर पहुंचे बच्चों, 6 पर। हो गया फिगर सेकंड का नंबर पूरा। 1 का अपोजिट 6 तो कह सकते 1 के नीचे 6 तो 1 का अपोजिट 6, 3 के नीचे 5 तो 3 का अपोजिट 5, 2 के नीचे 2 तो 2 का अपोजिट मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। क्या यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। 1 का अपोजिट 6 आया, 3 का 5 आया, 2 का 4 आया। अब देखो अगर यहां पर 2 रखा है तो 2 का अपोजिट आपने 4 निकाला, क्या यहां पर 4 आ सकता है, आप बोलोगे 4 तो नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि फिर अपोजिट बराबर में हो जाएंगे। यहां 3 रखा है तो क्या 3 का अपोजिट 5 यहां आ सकता है, आप बोलोगे नहीं, तो 4 भी नहीं आ सकता, 5 भी नहीं आ सकता। और यहां ऑलरेडी 2 रखा हुआ है, तो क्या ऑप्शन ए खुद 2 वहां पर आ सकता है, नहीं आ सकता। तो केवल ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी डी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी हमारा इस तरह के सवालों में करेक्ट आंसर बच्चों बन जाएगा। मेरे ख्याल से आपको यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ में आती चल रही होंगी। बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को ये डाइस सिखाने वाला हूं। अब अगला सवाल, ये सवाल अब आप एक बार जरा देखिए।
दो फिगर दे रखी है, यहां पर बताना है क्या आएगा। इन दोनों फिगर में कॉमन क्या लेटर है, सी है। फिगर फर्स्ट का सी ऊपर रखा, फिगर सेकंड का सी इसके नीचे रखा। जब हम सी से आगे चले तो किस पर पहुंचे, ए पर। सी से आगे ए आ गया, ए से आगे चले तो किस पर पहुंचे, ए से आगे बी आ गया। इस सी से आगे क्लॉकवाइज चले तो किस पर आ गए, डी पर आ गए। इस डी से आगे चले तो किस पर आ गए, एफ पर आ गए। यानी बी के नीचे क्या आया, एफ, तो बी का अपोजिट एफ हो गया। ए के नीचे क्या आया, डी आया, तो ए का अपोजिट डी हो गया। सी के नीचे क्या आया, सी के नीचे ई आया, तो सी का अपोजिट मेरे बच्चों ई हो गया। अब बहुत ध्यान से आप लोग यहां पर देखें जरा बात को, अगर ऊपर ए दे रखा है तो ए का अपोजिट डी, क्या डी यहां आ सकता है, आप बोलोगे डी यहां नहीं आ सकता। यहां दे रखा है बी, तो क्या एफ यहां आ सकता है, आप बोलोगे सर एफ भी यहां नहीं आ सकता। अब या तो सी आएगा या तो ई आएगा, दोनों में से कोई एक आना चाहिए। या तो सी आएगा या तो ई आएगा। अब ये बड़ा ही प्यारा तरीके का सवाल है। अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा, इस बात का हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं आप लोगों को सिखाता हूं। अब एक ट्रिक बड़ी प्यारी सी, कि जब एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दो वैल्यू आए तो हम कैसे पता करें कि या तो सी आए या तो ई आए, दोनों में से क्या है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन मार्क वाली फिगर को इन दोनों फिगर में से ऐसी फिगर से कंपेयर करते हैं जिसमें ए भी आ रहा हो और बी भी आ रहा हो। आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन मार्क वाली फिगर में ए भी है और बी भी है, इन दोनों फिगर में किस में आ रहा है, ए और बी। आप बोलोगे सर फर्स्ट में आ रहा है ए और बी। अब इस ए और बी में से किसी एक वैल्यू को हम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करो हमने ए को गोला लगा लिया। जब हम यहां पर ए से बी पर चल रहे हैं, जब हम यहां पर ए से बी पर चल रहे हैं तो किस तरीके से चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है। किस तरीके से चलना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर भी जब हम ए से बी पर चल रहे हैं तो यहां कैसा चलना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज। यहां कैसा चलना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज। यहां कैसा चलना पड़ रहा है, एंटी, और यहां कैसा, क्लॉक। तो जब हम बी से सी पर चल रहे हैं तो कैसे चलकर आ रहे हैं, क्लॉकवाइज चलकर, घड़ी की दिशा में। और जब हम बी से आगे चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, यानी उल्टी दिशा में। तो अगर सीधी डायरेक्शन क्लॉकवाइज में चलने पर सी आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में चलने पर सी का उल्टा आना चाहिए। और सी का उल्टा क्या आया, ई। तो यहां पर सी नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, ई आएगा। यहां पर क्या आएगा, ई आएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों को बड़े ही प्यार के साथ बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराता हूं, जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। दोनों फिगर में क्या कॉमन दे रखा है, दो। फिगर फर्स्ट का दो ऊपर रखा, फिगर सेकंड का दो उसके नीचे रखा। दो से जब हम आगे चले तो किस पर पहुंचे, तीन, तीन यहां रखा। तीन से आगे चले तो किस पर पहुंचे, एक, एक यहां रखा। दो से जब क्लॉकवाइज आगे चले तो किस पर पहुंचे, पांच, यहां रखा। पांच से जब क्लॉकवाइज आगे चले तो किस पर पहुंचे, छह, यहां रखा। रखे नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे। एक का उल्टा क्या हुआ, छह हुआ, तो एक का उल्टा छह हो गया। तीन के नीचे पांच आया तो तीन का उल्टा पांच हो गया। दो का अपोजिट क्या खुद दो होगा, नहीं, दो का अपोजिट क्या हो जाएगा, चार। तो दो का अपोजिट कितना आ गया, निकल करके चार आ गया। अगर यहां पर दो रखा हुआ है तो दो का अपोजिट चार, क्या यहां चार आ सकता है, आप बोलोगे नहीं आ सकता। अगर यहां तीन रखा है तो क्या तीन का अपोजिट पांच आ सकता है, आप बोलोगे नहीं आ सकता। अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन हो, या तो वन होना चाहिए या तो सिक्स होना चाहिए। तो इस तरह के सवालों की अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड सिखाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। शॉर्टकट ट्रिक क्या क्या कहती है। ये क्वेश्चन वाली फिगर में क्या दे रखा है, दो और तीन। आप इन दोनों फिगर में से, फर्स्ट और सेकंड फिगर में से ये देखो कि दो और तीन किसके अंदर आ रहा है। तो आप बोलोगे सर ये जो दो और तीन है ना, ये आपका फिगर फर्स्ट में आ रहा है। फिगर फर्स्ट में दो और तीन के साथ क्या आ रहा है, एक आ रहा है। एक का उल्टा क्या है, छह। तो यहां पर सीधे आंख बंद करो और कितना लगा दो, एक का उल्टा छह लगा दो। आपका काम आसानी से बन जाएगा। बस इतना काम आप लोगों को करना है। इस तरह का सवाल जब भी आए तो आपको क्या करना है, दो और तीन आ रहा है क्वेश्चन मार्क वाली फिगर में, तो आप ये देखो इन दोनों में से किस फिगर में दो और तीन है। आप बोलोगे सर फर्स्ट में है। फर्स्ट में दो और तीन के साथ क्या आ रहा है, एक आ रहा है। तो वहां पर दो और तीन के साथ एक का उल्टा छह रख दो। अब आप बोलो सर अगर यहां छह होता तो वहां पर एक रख देते। बस इतना काम हमें करना होता है बच्चों, इस तरीके के सवालों को सोल्व करने के लिए। अब ये आया एक और सवाल, देखो जरा ध्यान से। दो, अच्छा ये 19 नंबर, दो लेटर कॉमन आ गए इसमें, ठीक है। इसको अभी होल्ड पे रखता हूं मैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट आपका दूसरा आएगा।
ठीक है ना मेरे भाई, इसमें कॉन्सेप्ट आपका दूसरा आएगा। तो क्या आपको बच्चों टाइप वन का फर्स्ट केस समझ में आ गया, वन नंबर कॉमन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड का फर्स्ट केस आप लोगों को समझ में आ चुका है। टाइप सेकंड में वन नंबर कॉमन दे रखा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं टाइप सेकंड के सेकंड केस की तरफ, जब आपको दो नंबर कॉमन दिए जाएंगे, ओनली टू नंबर कॉमन। यहां पर समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। जरा ध्यान से देखिएगा, इधर मेरी बातों को समझिएगा। आपको ये फिगर दे रखी है दो, इस तरीके से आपको कितनी फिगर दे रखी है, आपको फिगर दे रखी है एक फर्स्ट फिगर दे दी है, और यहाँ पर एक आपको सेकंड फिगर देती है। एक यहाँ पर आपको कौन सी फिगर देती है बच्चों, सेकंड फिगर देती है। एक फिगर फर्स्ट दे रखी है, एक फिगर सेकंड, एक फिगर सेकंड देती, सेकंड लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 और 4, यहां पर लिखा हुआ है 4 2 और यहां पर लिखा हुआ है 6। ठीक है, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। अब आपसे मैंने पूछा कि भाई इसमें अपोजिट टू 1 बता दो क्या होगा, अपोजिट टू 1 मेरे को बता दो क्या होगा। तो ऐसे सवालों को अब हम कैसे सोल्व करें, इस बात को जरा गौर से समझने की कोशिश करिएगा। दो फिगर दे रखी है, दोनों फिगर में अब ये देखो कितनी संख्या कॉमन है। तो अभी तक जो सवाल हम पहले कर रहे थे उन सभी में दो फिगर दे रखी थी, लेकिन उनमें एक नंबर कॉमन था। यहां पर दो फिगर दे रखी है, तो कितनी संख्या, दो फिगर में कितने नंबर कॉमन है, आप बोलोगे सर दो नंबर कॉमन है। कौन कौन से, 2 और 4 दोनों ही संख्याओं में कॉमन दे रखे हैं। यहां तक समझ आया। अब जरा ध्यान से समझना, 2 और 4 जब कॉमन दे रखा है तो 2 नंबर कॉमन का कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी संख्या कॉमन दे रखी है उन्हें कैंसिल कर दो। जो भी संख्या कॉमन दे रखी है बच्चों उन्हें कैंसिल कर दो। जो बचा वही एक दूसरे का अपोजिट है। यानी एक का अपोजिट क्या हुआ 6, और 6 का अपोजिट क्या हुआ 1। एक का अपोजिट क्या हुआ 6, और 6 का अपोजिट क्या हुआ 1। क्या बात समझ में आई। तो इसका मतलब यहां पर एक और बात ये निकली कि 2 नंबर कॉमन में ओनली वन डेफिनिट आंसर, केवल एक ही डेफिनिट आंसर दिया जा सकता है। ओनली वन डेफिनिट आंसर कैन बी गिवन, केवल एक ही डेफिनिट आंसर कुड बी गिवन, दिया जा सकता है। केवल एक ही डेफिनिट आंसर यहां पर बच्चों दिया जा सकता है। किसमें, 2 नंबर कॉमन में केवल एक ही डेफिनेट आंसर दिया जा सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बाकी के आंसर नहीं आएंगे निकल कर, बाकी के आंसर निकल करके आएंगे, पर वो रेस्ट आंसर आइदर और फॉर्म में आएंगे। हमारे जो रेस्ट आंसर्स होंगे, जो बचे हुए आंसर होंगे, वो किस फॉर्मेट में आएंगे, तो वो आइदर और के फॉर्मेट में निकल करके आएंगे, आइदर और में निकल करके आएंगे। अब सर कैसे निकल करके आएंगे, जरा ध्यान समझो। एक का अपोजिट 4 हो गया। सपोज करो अगर मैं आपसे दो का अपोजिट पूछूं, तो दो का अपोजिट कौन कौन सी संख्या होंगी, मैंने आपसे ये पूछा। तो दो के बराबर में एक आ रहा है, दो का अपोजिट एक नहीं हो सकता। दो के बराबर में 4 आ रहा है, दो का अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता। इस फिगर में दो के बराबर में 6 आ रहा है, तो दो का अपोजिट 6 भी नहीं हो सकता। यानी कि 1 4 और 6 ये दो के अपोजिट नहीं हो सकते। तो कौन कौन सी संख्या बची, आइदर 3, आइदर 3 और 5, आइदर 3 और 5। तो दो का अपोजिट हमने निकाल तो लिया, लेकिन डेफिनेट नहीं निकाल पाए। किस फॉर्मेट में सवाल आया, किस फॉर्मेट में आंसर आया, आइदर 3 और 5 के फॉर्मेट में। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों कि 4 का अपोजिट निकाल करके बताओ, तो आप बोलोगे सर 4 के बराबर में 1 आ रहा है, 1 आंसर नहीं हो सकता। 4 के बराबर में 2 आ रहा है, 2 आंसर नहीं हो सकता। 4 के बराबर में 6 आ रहा है, 6 अपोजिट नहीं हो सकता। तो इसका भी अपोजिट क्या होगा, आप बोलोगे सर आइदर 3 और 5। तो हम आंसर तो सारे निकाल सकते हैं, लेकिन डेफिनेट आंसर कितना दे सकते हैं, तो बच्चों डेफिनेट आंसर केवल और केवल एक ही दिया जा सकता है, जो कि आया 1 का अपोजिट 6 निकल करके। क्या बात समझ में आई यहां तक। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो डाइस के अंदर इंपॉर्टेंट ये है मेरे बच्चों कि आपको किस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, वो आप पहचान अगर लेते हो तो आप आसानी से उस सवाल को सॉल्व कर लोगे। दो फिगर यहां पर दे रखी हैं, इन दोनों फिगर में कितनी संख्या आपको कॉमन दिख रही हैं, आप बोलोगे 2 और 5 कॉमन दिख रहा है। आपसे 3 का अपोजिट पूछा, क्या बचा, 3 बचा,
और 6 बचा, तो बस 3 का अपोजिट क्या हो गया 6, और 6 का अपोजिट क्या हो गया मेरे बच्चों, तो 6 का अपोजिट यहाँ पर 6 3 हो गया, और आपसे यही पूछा है तो 3 का अपोजिट क्या आंसर हो गया 6 हो गया। बड़ा ही सरल सा सवाल है। दो फिगर दे रखी है, इन दोनों फिगर में बी और डी कॉमन दे रखा है, तो बी और डी कैंसिल कर दो, क्या बचा ए बचा, और क्या बचा सी बचा। तो मैं कह सकता हूं ए का अपोजिट क्या हुआ, तो ए का अपोजिट हमारा यहाँ पर सी निकल करके आ गया। तो ए का अपोजिट अगर सी आया तो ए का अपोजिट ही पूछा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब अगला सवाल देखो जरा ध्यान से, दो फिगर आपको दे रखी है, तो कह रहा है विच नंबर फाउंड अपोजिट नंबर 1 इन द गिवन क्यूब, यानी आपको 1 का अपोजिट निकालना है। तो सिंपल सा काम हो जाएगा, 6 और 2 कॉमन है, 6 और 2 कैंसिल कर दो, क्या बचा 1 बचा और 3, तो 1 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलो, दो फिगर दे रखी हैं, दोनों फिगर में दो नंबर कॉमन दे रखे हैं, 4 और 6 कैंसिल कर दो, क्या बचा 1 बचा और 5 बचा, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपसे पूछा है व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम व्हेन नंबर 1 इज ऑन द टॉप, यानी कि 1 का ही अपोजिट आपसे पूछा है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। भाई बहुत सरल सवाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, दो फिगर दे रखी हैं फिर से, दोनों फिगर में 5 और 6 कॉमन है, कैंसिल कर दो, क्या बचा 4 बचा, और क्या बचा 2 बचा, तो मैं कह सकता हूं इस 4 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 4, तो 4 इज एट द टॉप, व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम। तो अगर 4 टॉप पर हो भाई, 4 कहीं भी हो, अगर क्वेश्चन में 4 का अपोजिट 2 है तो आंसर भी 2 ही होगा। अगला सवाल ये रहा आप सभी के सामने, दोनों फिगर में 5 के अपोजिट ढूंढना है, तो दोनों फिगर में 2 और 3 कॉमन दे रखे हैं, 2 और 3 कैंसिल कर दो, क्या बचा 5 बचा और 6 बचा, बस 5 का अपोजिट कितना हो गया निकल करके 5 का अपोजिट यहाँ पर 6 आ गया निकल करके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, अगले क्वेश्चन में 6 और 3 कॉमन दे रखा है, 6 और 3 कैंसिल कर दो, क्या बचा 2 बचा और 4 बचा, तो 2 का अपोजिट हो गया 4 और 4 का अपोजिट हो गया 2, तो 4 गिवन है, तो आपको पूछ रहा है कि 4 का अपोजिट क्या आंसर होगा, तो 4 का अपोजिट 2 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल फिर से दे दिया, क्या क्या कॉमन है 5 और 1, 5 और 1 कैंसिल कर दो, क्या बचा 4 बचा और 2 बचा, 4 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 4, तो 2 का विपरीत पूछ रहा है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपको 2 नंबर कॉमन वाले में तो समस्या लेने की दिक्कत ही नहीं है, आपको बस थोड़ा बहुत सीखना था किसमें, टाइप सेकंड के फर्स्ट केस में, जब एक नंबर कॉमन था तो कॉमन नंबर ऊपर नीचे रखकर क्लॉकवाइज घूम रहे थे, जब दो नंबर कॉमन है तो जोन से भी दो नंबर कॉमन है उन्हें आपस में काट पीट दो, उन्हें आपस में कैंसिल कर दो, काम हो गया आपका। अगला सवाल ये रहा, अब इसमें थोड़ा सा फिर से उसी तरीके से हम सोल्व करेंगे, इसमें हमें सभी का अपोजिट निकालना पड़ेगा, समझो कैसे। देखो 1 और 2 कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है, काट दिए, क्या बचा 5 बचा और 3 बचा, यानी आपने निकाला 5 का अपोजिट 3, क्या निकाला 5 का अपोजिट 3। अब जरा ध्यान से देखो, अगर 5 का अपोजिट 3 है तो 5 के बराबर में 3 नहीं आ सकता, ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। मैंने बताया ना कैसे होंगे ये वाले सवाल, ये इस तरह के ऑप्शन जब भी दिए हो तो उन सवालों को कैसे कर सकते हैं, जो भी बराबर में अपोजिट आ रहा हो वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो 3 5 का अपोजिट अगर 3 है तो 5 के बराबर में 3 नहीं आ सकता, हटा सा 1 की घटा कर दिया। अब आपसे पूछा आप पहले 1 का अपोजिट निकालो, तो 1 का अपोजिट देखो, 1 के बराबर में 2 है, 2 नहीं हो सकता, 1 के बराबर में 5 है, 5 भी अपोजिट नहीं हो सकता, 1 के बराबर में 3 है, 3 भी अपोजिट नहीं हो सकता, तो 1 का अपोजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा, 1 का अपोजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इस बात का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि 1 के बराबर में ना तो 4 आना चाहिए ना ही 6 आना चाहिए, एक जहां कहीं पर भी 1 लिखा है उसके बराबर में ना तो 4 आए ना तो 6 आए, तो देखो यहां तो 1 के बराबर में 4 भी आ गया 6 भी आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ 1 के बराबर में 4 आ गया तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो केवल एक ही ऑप्शन बचा, जब सारे गलत हो जाएंगे तो एक सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा आप सभी के सामने, फिर से उसी तरीके का सवाल दे दिया, देखो बी और एफ कैन दोनों को एफ और ए दोनों में है, तो एफ और ए कैंसिल कर दिए, क्या बचा बी बचा और डी बचा, तो मैं कह सकता हूं कि बी का अपोजिट डी और डी का अपोजिट बी। अब अगर मैं ए के अपोजिट की बात करूं तो ए के बराबर में बी नहीं आ सकता, एफ नहीं आ सकता और ए के बराबर में डी नहीं आ सकता, तो क्या बचा या तो सी या तो ई।
इस बात का मतलब ये है कि कहीं पर भी अगर ए रखा हुआ है तो उसके बराबर में ना तो सी आना चाहिए और ना ही ई आना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, ए के बराबर में ई नहीं आ सकता, यहां ए के बराबर में ई दे रखा है, यह आंसर नहीं होगा। यहां पर तो दोनों ही दे रखे हैं ए के बराबर में, यह आंसर नहीं होगा। यहां पर ए के बराबर में ई दे रखा है तो यह आंसर भी नहीं होगा, और यहां बी के बराबर में डी दे रखा है तो यह आंसर भी नहीं होगा। तो इसका एक आंसर आएगा नन ऑफ दीज। इसका एक ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज का, ठीक है ना, इसमें एक ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज का। वैसे तो मैं इस तरह के सवाल ज्यादातर बच्चों से कराता हूं, और बच्चे इसमें ईमानदारी से बताऊं आपको, जब जब मैंने ये सवाल बच्चों से कराया तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे इसका तुक्का मारकर डी या कुछ भी आंसर बता देते हैं, जबकि इसका आंसर कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई भी नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो, ए और सी कॉमन है, ए और सी काटो। बी का अपोजिट क्या हो गया बच्चों, बी का, अच्छा ये पिछले वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या सेम, चलिए एक बार देख लेते हैं। बी का अपोजिट सी हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को आप करिए एक बार, ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को आप करिए, अभी कॉपी पर लगाइए मेरे साथ ही, और फिर वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। आप इस क्वेश्चन को लगाइए वीडियो पॉज करके, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं, इसको भी आप ही लगाइए। चलिए अब हम चलते हैं टाइप सेकंड के थर्ड केस की तरफ। आज मैं आपको टाइप सेकंड पूरा का पूरा फिनिश कर दूंगा, इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ और कराऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और कराता चलूंगा, क्योंकि एक क्लास में डाइस का चैप्टर कराना भाई पॉसिबल नहीं है, इसमें बहुत सवाल है, बहुत सवाल है। अभी मैंने प्रैक्टिस जब मैं एप्लीकेशन पर कराता हूं ना क्वेश्चंस की, तो बहुत जबरदस्त तरीके से कराता हूं भाई, ठीक है। एक एक टाइप के ऊपर 10-10, 15-15 सवाल मैं कराता हूं कम से कम, जिससे बच्चों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि अब हम हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उस क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं, बिल्कुल एकदम चुटकियों में हटा सकते हैं। तो इसीलिए एक दिन में तो डाइस करा पाना संभव नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अभी ये टाइप सेकंड के थर्ड केस को सिखा करके फिर मैं आपको बच्चों दूसरा जो टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 4 बचता है उसको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो हेडिंग डालिए टाइप सेकंड का थर्ड केस, 9 नंबर कॉमन। इस बात का क्या मतलब है, देखो टाइप सेकंड का थर्ड केस कह रहा है 9 नंबर कॉमन, मतलब आपको एक फिगर फर्स्ट ये दे दी गई, एक फिगर सेकंड ये दे दी गई, एक फिगर सेकंड ये दे दी गई। जब एक नंबर कॉमन था तो ऊपर नीचे रखकर क्लॉकवाइज घूम रहे थे, जब दो नंबर कॉमन थे दोनों के दोनों को कैंसिल कर दे रहे थे। अब यहां पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो कुछ इस तरीके से सवाल होगा, 1, 3 और जैसे मैंने लिखा 5, यहां लिखा 6, 4, 2। अब इन दोनों में तो एक भी संख्या कॉमन नहीं है, तो अब क्या करें हम, जब एक भी संख्या कॉमन नहीं होगी तब हम पहचानते हैं कि जो हमें डाइस दे रखा है वो कौन सा डाइस दे रखा है। मतलब डाइस दे रखा है कौन सा डाइस, मतलब ये बच्चों कि डाइस दो तरीके का होता है। मतलब आप इतना समझिए कि जब हमें दोनों फिगर में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी तब हम ये पहचानेंगे कि जो हमें डाइस दे रखा है वो कौन सा डाइस दे रखा है। तो डाइस बच्चों दो तरीके के होते हैं, डाइस जो होते हैं, पासा जो होता है वो दो तरीके का होता है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने हमें ये तो बताया नहीं, जबकि टीचर हमें शुरुआत में ही ये बता देते हैं कि डाइस ये है। बच्चों जब जिस चीज की नीड होगी मैं तभी उस चीज को आप लोगों को कराऊंगा, बात समझिएगा। तो डाइस कितने तरीके का होता है, डाइस बेसिकली दो तरीके का होता है। पहला होता है बच्चों स्टैंडर्ड डाइस। पहला कौन सा होता है, स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं मानक पासा। हिंदी में क्या कहते हैं, मानक पासा। दूसरा होता है मेरे बच्चों जनरल डाइस। जनरल डाइस, जनरल डाइस, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है साधारण पासा। हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है मेरे बच्चों साधारण पासा। तो जब कभी भी आपको डाइस की दो फिगर दे दे और दोनों फिगर में कोई भी नंबर कॉमन ना दे, तब हम पहचानेंगे कि हमें जो वो डाइस दिया गया है वो जनरल डाइस दिया गया है या स्टैंडर्ड डाइस दिया गया है। तो डाइस कितने तरीके का होता है, डाइस दो तरीके का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस मेरे साथियों, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस। आप सभी ने बचपन में लूडो खेला होगा, और बचपन में नहीं अभी लॉकडाउन में भी बहुत सारा खेल खेला गया है, ये लूडो बहुत ज्यादा खेला गया है। तो जो लूडो में यूज होने वाला क्यूब है,
लूडो में जो यूज होने वाला क्यूब होता है वही स्टैंडर्डाइज होता है मेरे बच्चों। लूडो में यूज होने वाले क्यूब को ही स्टैंडर्डाइज कहा जाता है। इसकी खासियत यह होती है कि इसमें सॉल्यूशन फिक्स होते हैं। सॉल्यूशन कैसे होते हैं? सॉल्यूशन इसके फिक्स होते हैं। सॉल्यूशन कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। फिक्स का मतलब क्या है? फिक्स का मतलब है एक का उल्टा 6 होगा हमेशा स्टैंडर्डाइज में। आप कभी लूडो की क्यूब को उठाकर देखना, जहां पर एक डॉट बनी होगी या एक लिखा होगा, उसके अपोजिट ऑलवेज 6 लिखा होगा, तो वो स्टैंडर्डाइज है। सॉल्यूशन फिक्स है, जहां कहीं पर भी एक है, एक का उल्टा 6 या 6 का उल्टा 1, या फिर मैं कह सकता हूं कि 2 का उल्टा 5 या 5 का उल्टा 2, 3 का उल्टा 4 या 4 का उल्टा 3 होगा। तो सॉल्यूशन कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। स्टैंडर्डाइज में सॉल्यूशन फिक्स नहीं होते। सॉल्यूशन फिक्स नहीं होते। सॉल्यूशन फिक्स नहीं होते। सॉल्यूशन फिक्स नहीं होते हैं बच्चों। स्टैंडर्डाइज में सॉल्यूशन फिक्स नहीं होते हैं। तो जब सॉल्यूशन फिक्स नहीं होते तो फिर हम आंसर किस में लगाते हैं? तो जो सॉरी जनरल डाइस में, जनरल डाइस में सॉल्यूशन फिक्स नहीं होते। तो जनरल डाइस में जो आंसर आते हैं वो आइदर और की फॉर्म में आते हैं। जनरल डाइस में आंसर किस फॉर्म में आते हैं? आइदर और के फॉर्मेट में आंसर पूछता है, या तो ये या तो ये। तो जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस की थोड़ी सी बारीकी आप लोगों ने समझी। डाइस कितने तरीके का? डाइस कब पहचानेंगे? जब आपको दो फिगर दी जाएंगी और दोनों फिगर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, तब हम पहचानेंगे कि आपको स्टैंडर्ड डाइस दिया गया है या जनरल डाइस दिया गया है। तो स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं? लूडो में यूज होने वाले क्यूब को स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। इसके सॉल्यूशन फिक्स होते हैं, एक का उल्टा 6, दो का उल्टा 5, 3 का उल्टा 4। जनरल डाइस में सॉल्यूशन फिक्स नहीं होते, आंसर आइदर और के फॉर्मेट में आता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है यहां तक? आंसर किस फॉर्मेट में आता है? आइदर और के फॉर्मेट में। अब ये बात तो रही आपको जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। अब मुद्दा यह है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा डाइस हमारा जनरल है और कौन सा डाइस हमारा स्टैंडर्ड है। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी डेफिनेशन के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं कि कौन सा डाइस हमारा जनरल डाइस है और कौन सा डाइस हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या होती है कि इफ, मैं डेफिनेशन लिखता हूं, आप भी नोट करिएगा। इफ एनी two adjacent surface, if any two adjacent surface sum, if any two adjacent surface sum is not equal, is not equal to 7, then dice, then dice is known as standardized, then dice is known as स्टैंडर्ड डाइस, देन डाइस इज नॉन एज स्टैंडर्ड डाइस। इसका हिंदी में मतलब यह है कि यदि किन्हीं भी दो विपरीत सतह का योग, यदि किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग, माफ करिए, यदि किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं आ रहा तो वो डाइस स्टैंडर्ड डाइस होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे सपोज करो मैंने यहां पर डाइस की एक फिगर बनाई, मैंने यहां पर डाइस की एक फिगर बनाई, मैंने लिखा 3, यहां लिखा मैंने 2 और यहां लिखा मैंने 1। क्या इन तीनों में से किन्हीं भी दो को जोड़ने पर 7 आ रहा है? क्या इन तीनों सरफेस में से किन्हीं भी दो को जोड़ने पर 7 आ रहा है? आप बोलोगे सर 3 और 2 5, 7 नहीं आ रहा। 2 और 1 3, 7 नहीं आ रहा। 3 और 1 4, 7 नहीं आ रहा। तो यदि किन्हीं भी दो सरफेसेस को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा तो वो डाइस कौन सा कहलाएगा? स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। अब आप बोलो सर सपोज करो अगर यहां पर ऐसे लिखा हो, जैसे ये हुआ 5, यहां लिखा 6 और यहां लिखा 4, तो क्या ये भी स्टैंडर्ड डाइस है? बिल्कुल। यदि दी हुई तीनों सरफेस में से किन्हीं भी दो सरफेस को जोड़ने पर 7 नहीं आएगा तो वो डाइस हमारा स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। बात क्लियर हो गई? मानक पासा कहलाएगा। अब आते हैं जनरल डाइस की तरफ। तो जनरल डाइस की डेफिनेशन क्या है कि इफ एनी टू एडजेसेंट, इफ एनी टू एडजेसेंट, इफ एनी टू एडजेसेंट
if any two adjacent surface sum, if any two adjacent surface sum is equal to 7, is equal to 7, then dice is known as, then dice is known as, then dice is known as general dice, then dice is known as जनरल डाइस। यानी कि किन्हीं भी दो सतह को जोड़ने पर यदि 7 आ जाए तो वो जनरल डाइस कहलाएगा। यानी किन्हीं भी दो सतहों को जोड़ने पर 7 आ जाए तो वो जनरल डाइस कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है 5, 2 और 1, तो हम कैसे पहचानेंगे ये जनरल है या स्टैंडर्ड है? तो सिंपल सा फंडा है। आपने देखा सर 5 और 2 कितने, तो आप बोलोगे सर 5 और 2 तो 7 हो गए, और अगर 7 हो गए तो जनरल डाइस हो गया। क्या यहां तक बच्चों आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आया या नहीं आया? ईमानदारी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, और अगर क्लास समझ में आई तो शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप मेरे साथ रीजनिंग और मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए गुरुजी विद्यापीठ एप्लीकेशन को। मैं ईमानदारी से बताता हूं, आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मैं करवा दूंगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे बोल रहा है कि इस दी गई आकृति में 6 का अपोजिट क्या है। फर्स्ट इमेज में 6 का अपोजिट क्या है? आपको दो फिगर दे रखी हैं। इन दोनों फिगर के बीच सबसे पहले देखो, क्या कोई एक संख्या कॉमन है? आप बोलोगे कोई भी नहीं। क्या कोई दो संख्या कॉमन है? आप बोलोगे कोई भी नहीं। क्या कोई संख्या कॉमन नहीं है? आप बोलोगे यस। तो जब इन दोनों फिगर के बीच में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो यहां पर टाइप सेकंड का नो नंबर कॉमन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और नो नंबर कॉमन के कॉन्सेप्ट में मैंने ये बताया कि हम पहचानेंगे कि हमें ये डाइस कौन सा दे रखा है, स्टैंडर्ड दे रखा है या जनरल दे रखा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट और आता है। क्या डाउट आता है कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि ये पहला जनरल हो और दूसरा स्टैंडर्ड हो, या पहला स्टैंडर्ड हो और दूसरा जनरल हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मैं बोलूंगा ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर एक जनरल डाइस है तो दूसरा भी जनरल डाइस होगा, अगर एक स्टैंडर्ड डाइस है तो दूसरा भी स्टैंडर्ड डाइस होगा। यानी अगर एक मानक पासा है तो दूसरा भी मानक पासा होगा, एक साधारण पासा है तो दूसरा भी साधारण पासा होगा। तो सबसे पहले हम जब हमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं दे रखी तो अब हम पहचानेंगे कि हमें डाइस कौन सा दे रखा है, स्टैंडर्ड या जनरल। तो मैंने बताया कि स्टैंडर्ड में किन्हीं भी दो सरफेसेस का सम 7 नहीं होता। तो केवल एक आकृति देख लो, उसी से ही आपको पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो फिगर फर्स्ट में क्या किन्हीं दो सरफेसेस को, किन्हीं भी दो को, तीन को नहीं, किन्हीं भी दो को जोड़ने पर 7 आ रहा है? आप बोलोगे नहीं आ रहा। तो अगर 7 नहीं आ रहा तो ये डाइस हमें कौन सा दे रखा है बच्चों? तो ये डाइस हमें स्टैंडर्ड डाइस दे रखा है। कौन सा डाइस दे रखा है मेरे बच्चों? स्टैंडर्ड डाइस दे रखा है। और स्टैंडर्ड डाइस की खासियत क्या होती है? स्टैंडर्ड डाइस की खासियत होती है बच्चों, सॉल्यूशन कैसे होते हैं? सॉल्यूशन इसमें फिक्स होते हैं। और अगर सॉल्यूशन फिक्स होते हैं तो 6 का अपोजिट हमसे पूछा है, तो 6 का अपोजिट क्या निकल करके आ जाएगा? 6 का अपोजिट 1 निकल करके आ जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? तो हमारा करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 2 के अपोजिट क्या होगा। दो फिगर दे रखी हैं, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो हम पहचानेंगे जनरल है या स्टैंडर्ड है। किन्हीं भी दो को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा, तो फिगर हमें कौन सी दी गई है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिगर हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस की दे दी गई है। और स्टैंडर्ड डाइस की खासियत क्या बताई है? स्टैंडर्ड डाइस की खासियत बताई है कि सॉल्यूशन कैसे होते हैं? सॉल्यूशन फिक्स होते हैं। 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 2 का अपोजिट 5, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो फिगर दे रखी हैं, कोई भी कॉमन नहीं है। डाइस कौन सा दे रखा है? तो डाइस हमें स्टैंडर्ड डाइस दे रखा है। डाइस कौन सा दे रखा है? स्टैंडर्ड डाइस दे रखा है। 3 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 3 के अपोजिट कौन सी संख्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड डाइस की खासियत क्या होती है कि इसके सॉल्यूशन फिक्स होते हैं। अगर हमसे 3 का अपोजिट पूछ रहा है तो 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो फिगर दे रखी हैं, अब यहां पर जरा ध्यान से समझना, यहां पर जरा ध्यान से समझना। दो फिगर दे रखी हैं, दोनों फिगर में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो हम पहचानेंगे डाइस कौन सा है। यहां पर अगर आप फिगर फर्स्ट में देखो तो 2 और 5 7, और अगर 7 आ गया तो डाइस कौन सा है हमारा? जनरल डाइस है। डाइस कौन सा है हमारा? जनरल डाइस है मेरे बच्चों। और जनरल डाइस में सॉल्यूशन फिक्स नहीं होते।
जनरल डाइस में सॉल्यूशन फिक्स बच्चों नहीं होते हैं, जनरल डाइस में सॉल्यूशन फिक्स नहीं होते हैं। और जब सॉल्यूशन फिक्स नहीं होते तो हमारा आंसर आइदर और में आता है। हमसे 5 का अपोजिट पूछा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो क्या 5 का अपोजिट 2 हो सकता है? नहीं, क्योंकि बराबर में आ रहा है। अभी अभी बताया था बराबर में आने वाली संख्या कभी अपोजिट नहीं होगी। क्या 5 का अपोजिट 3 हो सकता है? नहीं। तो 5 का अपोजिट क्या होगा? या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। अब ऑप्शन देखो, क्या ऑप्शन ए में 1 या 4 या 6 में से कोई है? नहीं है। ऑप्शन बी में 1 तो दे रखा है लेकिन 2 भी दे रखा है। क्या 2 5 का अपोजिट है? आप बोलोगे नहीं 2 5 का नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में 3 4 तो अपोजिट है लेकिन 4 के साथ 3 भी दे रखा है, तो ऑप्शन बी सी भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे हैं बच्चों? ईमानदारी से बताना। आपसे पूछा है 5 का अपोजिट क्या होगा, जनरल डाइस आप लोगों को दे रखा है। अब आपसे पूछा 5 का अपोजिट क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखो 5 का अपोजिट क्या होगा। 5 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो क्या बचा? या तो 1, या तो 4, या तो 6। अब ऑप्शन एक में 1 दे रखा है, ऑप्शन बी में 4 दे रखा है, ऑप्शन सी में 6 दे रखा है, तीनों के तीनों ही दे दिए, तो हम किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब 5 का अपोजिट 1 भी है, 4 भी है, 6 भी है, तो ऐसी सिचुएशन में हम जाएंगे सी एंड डी पर। सी एंड डी को हिंदी में बोलते हैं ज्ञात नहीं किया जा सकता। सी एंड डी को हिंदी में कहते हैं ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि एक भी है 5 का अपोजिट, 4 भी है और 6 भी है, हमें तो एक ऑप्शन लगाना है। अब यहाँ 1 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है, 6 भी दे रखा है, तो हम किसे बता दें? तो ऐसी सिचुएशन में हमारा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अब फिर से हमसे 5 का अपोजिट पूछ रहा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो देखो 5 का अपोजिट 1, 4 या 6 में से एक होना है। अब यहां पर 1 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 2 भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ये आपको देखने में तो हलवा लग रहा होगा लेकिन बहुत कंसेप्ट इसके पीछे गहरा छुपा है। अब हमारे लिए आंसर बताना कंपलसरी हो गया, क्योंकि पिछले सवाल में तो हमें एक ऑप्शन दे दिया था सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लेकिन यहां तो हमें अब ऑप्शन बताना ही पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें ऑप्शन लगाना मजबूरी बन जाए, 9 नंबर कॉमन में जब हमें ऑप्शन लगाना मजबूरी हो जाए, तब हम सरफेस से सरफेस को मैच करा देते हैं। नोट कर लेना मेरी इन बात को। 9 नंबर केस में मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए। 9 नंबर केस में जब आंसर कंपलसरी हो जाए, जब आंसर देना अनिवार्य हो जाए, कंपलसरी हो, तो सरफेस से सरफेस को मैच करा देते हैं। तो सरफेस से सरफेस को मैच करा देते हैं, सरफेस से सरफेस को मैच करा देते हैं, सरफेस से सरफेस को मैच करा देते हैं। अब कैसे मैच कराएंगे? देखो, टॉप से टॉप को कराया, इससे इसको कराया, 5 से इसको, तो जब हमसे 5 का अपोजिट पूछा है, तो जब सरफेस को मैच कराया तो अपोजिट क्या आया? 1। यानी 5 का अपोजिट 1, 4, 6 हैं तो तीनों, लेकिन अब इन 1, 4 में 6 में से जब हमने सरफेस से सरफेस को मैच करा दिया, तो अब पहली प्रेफरेंस कैसे दे देंगे? तो पहली प्रेफरेंस अब 1 को दे देंगे। क्या बात समझ में आती चल रही है साथियों? आप सभी को ईमानदारी से बताते चलिएगा। क्लियर है? चलिए, अब इसके आगे हम लोग बच्चों और सवाल लगाएंगे, लेकिन और सवाल लगाने से पहले अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आया, तो आप 799 में मेरे रीजनिंग के इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको डाउनलोड करनी होगी गुरुजी विद्यापीठ एप्लीकेशन, और वहां पर जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे साथियों। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि आप सभी क्लास को शेयर जरूर करिएगा। चैनल को पहली बार पढ़ने आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बहुत ही जल्दी। मैं कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस और पूरी रीजनिंग यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको भीड़ से अलग हटके पढ़ना है तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।